एमजीए अध्याय 21 परिवर्तन। जल्दी करो और भागो। हालात ठीक न देखकर स्वॉर्ड एलायंस के तीनों सदस्य भागने लगे। तारानकन जी। हालांकि उनके भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। हवा में फैली वह अजीब सी गैस मानो अपने लक्ष्य को ढूंढ चुकी थी और बिजली की गति से उन तीनों लोगों की ओर बढ़ गई। भागो। जब उन्हें ऐसे विचित्र पदार्थों का सामना करना पड़ा तो तीनों ने अपने हाथों में मौजूद लोहे की तलवार को पागलों की तरह लहराना शुरू कर दिया, लेकिन गैस के सामने उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में गैस उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। आह, उसी क्षण उन तीनों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी लोहे की तलवारें फेंक दी, अपना सिर ढक लिया और दर्द से कराहने लगे। चू फैंग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उनके चेहरे का रंग सफेद से हरा, फिर हरे से बैंगनी हो गया। पहले तो वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, लेकिन फिर इधर उधर लुढ़कने लगे। ये साफ था कि वे असहनीय दर्द से जूझ रहे थे, लेकिन दर्द भरी चीखें बस एक पल के लिए ही चली। देखते ही देखते तीनों की सांसें थम गईं और पैरों के लड़खड़ाने के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनके चेहरे अत्यंत विकृत थे। उनके चेहरे सूजे हुए थे, चेहरे के सातों छिद्रों से खून बह रहा था, उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और यहाँ तक कि उनके बाल भी झड़ने लगे थे। ये बेहद भयानक दृश्य था। जी, लेकिन चू फैंग के लिए सबसे डरावनी चीज वह अजीब गैस थी। तीनों लोगों की दर्दनाक मौत के बाद उनके दिमाग में गई गैस बाहर निकल आई। उसी समय चारों ओर से एक अजीब सी गैस धीरे धीरे चू फैंग की ओर बढ़ने लगी। कृपया मुझे बचाओ। घबराते हुए चू फैंग ने उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, क्योंकि उसने पाया कि गैस उस बूढ़े व्यक्ति के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर चारों ओर फैली हुई थी। इसका मतलब यह था कि रहस्यमय चीजें उस बूढ़े व्यक्ति से डरी हुई थी। लेकिन चू फैंग की मदद की गुहार ने न केवल उस बूढ़े व्यक्ति की सहानुभूति नहीं जगाई, बल्कि इसे उसके चारों ओर मौजूद अजीब गैस में हलचल मच गई और उसी क्षण उन्होंने बिजली की गति से चू फैंग पर हमला कर दिया। लानत है। हालात बिगड़ते देख चू फैंग का शरीर हरकत में आया और वह पागलों की तरह उस बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। वह उस आदमी का इस्तेमाल करके इस विपत्ति से बचना चाहता था। हालांकि उसने उस अजीब गैस की गति को कमाका। कुछ कदम दौड़ने के तुरंत बाद चू फैंग को अपने दिमाग में दर्द की एक लहर महसूस हुई, मानो कुछ उसकी चेतना में प्रवेश कर गया हो और उसके दिमाग को फाड़ रहा हो। आह, कुछ ही देर में दर्द तेजी से बढ़ने लगा और चू फैंग को एहसास हो गया कि काफी मात्रा में वह अजीब गैस उसके दिमाग में घुस गई है। वह गैस मानो उसके शरीर को खा रही थी और असहनीय दर्द पैदा कर रही थी। उन परिस्थितियों में चू फैंग के पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था और वह बहुत जल्दी जमीन पर गिर पड़ा। वह पहले के 3 तलवार गठबंधन सदस्यों की तरह ही इधर उधर लुढ़कने लगा और जोर जोर से रोने लगा। उस दृश्य को देखकर रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति पर जरा भी भाव विभोर नहीं हुआ। हालांकि उसके चेहरे पर जो अजीब सी मुस्कान थी वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह निराशा का भाव आ गया। आह, लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग अचानक गुर्राने लगा। उसके सिर से एक सफेद किरण भंवर की तरह फैल गई और चारों ओर घूमने लगी। पल भर में कई मीटर के दायरे में मौजूद सारी अजीब गैस धूल और धुएं की तरह उड़ गई। गुर्राने के बाद चू फैंग शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन सफेद किरणों का वह भंवर उसे केंद्र में रखकर लगातार घूमता रहा। प्रकाश के घेरे की सुरक्षा में चारों ओर से आने वाली अजीब गैसें चू फैंग के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि पहले की कान फाड़ने वाली आवाजें भी डर के मारे बहुत धीमी और गहरी हो गईं। उस बदलाव को देखकर उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का भाव बदल गया और उसकी दोनों आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इसके बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और एक अजीब सी लहर चारों ओर फैल गई। सारी गैस वापस सफेद हड्डियों में समा गई। जब वह अजीब गैस गायब हो गई तो चू फैंग के शरीर के चारों ओर प्रकाश का जो घेरा था वह भी धीरे धीरे चू फैंग के मस्तिष्क में वापस चला गया। लगभग 1000 साल इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे बदला जा सकता है। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बूढ़े व्यक्ति का शरीर हिला, हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे चू फैंग के सामने आ गया। इसके बाद उसने अपनी उंगलियां फैलाई और चू फैंग की छाती की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों से जुगनू जैसी चमकती हुई कई वस्तुएं निकली और चू फैंग की छाती में जा घुसी। जब वे चमकती हुई वस्तुएं चू फैंग के कपड़ों से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, तो कपड़े तो अप्रभावित रहे, लेकिन उसकी छाती पर चमक के कई बिंदु दिखाई देने लगे। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप चू फैंग को तब तक देखता रहा जब तक कि चू फैंग की छाती से चमक गायब नहीं हो गई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक बीच में खड़े उस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक भयंकर गहरे हरे रंग का तूफान उठने लगा और उस तूफान में असीम ऊर्जा के बिंदु थे जिनमें अतुलनीय भयावह दबाव समाहित था। पल भर में ही इसने पहाड़ी जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। अजीब बात यह थी कि तूफान हवा में ऊपर नहीं उठा, बल्कि जमीन में नीचे उतरने लगा। अंततः ये मिट्टी में गहराई तक समा गया और विशाल सफेद कंकाल भी गायब हो गए। भयंकर तूफान के बाद जंगल में मौजूद सभी फूल, घास और पेड़ किसी भी तरह से अपरिवर्तित रहे और रात का आकाश भी एक बार फिर धरती को ढक लिया। एकमात्र बदलाव बेहोश चू फैंग और तलवार गठबंधन के 3 मृत सदस्यों का था। हल्की हवा चली और अपने साथ हल्की ठंडक लेकर आई। उस ठंडक ने चू फैंग को होश में ला दिया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? क्या मैं सपना देख रहा था? चू फैंग उठ बैठा और अपने दर्द भरे सिर को सहलाते हुए उसने चारों ओर देखा। उसने पाया कि पहले का डरावना दृश्य पूरी तरह गायब हो गया था, जिससे उसे लगा कि पिछला अनुभव केवल एक सपना था। ये सही नहीं है। जब चू फैंग की नजर तलवार गठबंधन के तीनों सदस्यों पर पड़ी तो वह अचानक खड़ा हो गया। उसने उनकी भयावह मृत्यु की स्थिति को देखकर जान लिया कि पिछली घटनाएं सचमुच घटी थी। ये तो बहुत डरावना है। इस आध्यात्मिक औषधि पर्वत में ऐसी विचित्र जगह क्यों है? 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान, ये सब कहां से आया? वो रहस्यमय बूढ़ा आदमी कौन है? चू फैंग पूरी तरह से स्तब्ध था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह अकल्पनीय था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह उसकी सहनशीलता की सीमा से परे था। तारानकन शशशा। ठीक उसी समय चू फैंग को अचानक कदमों की आहट सुनाई दी और वह समझ गया कि लोग पास आ रहे हैं। हालात को देखते हुए चू फैंग मुड़ा और जंगल में और अंदर की ओर भाग गया। उसे वहां से जाना जरूरी था, क्योंकि वह लोगों को यह नहीं बता सकता था कि वह स्वॉर्ड एलायंस के 3 सदस्यों से जुड़ा हुआ है, अन्यथा उसके पास इसे समझाने का कोई तरीका नहीं होगा। वह ये तो नहीं कह सकता था कि वे किंवदंतियों के अनुसार 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में दाखिल हुए और फिर तीनों मारे गए जबकि उसे खरोंच तक नहीं आए, है ना? ये बहुत अजीब था, और अगर वह लोगों को बताता भी तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता। और अगर लोग विश्वास कर भी लेते तो चू फैंग एजियो ड्रैगन स्कूल में एक अजनबी बन जाता, इसलिए उसे सभी संपर्कों को मिटाना जरूरी था। जैसे ही चू फैंग दौड़ा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसमें कुछ बदलाव आया है।
उसे लगा कि उसकी इंद्रियां बेहद तेज हो गई हैं। हवा से हिलती घास भी उसे महसूस हो रही थी। उसे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। क्या मेरा दिमाग इतना संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इस आध्यात्मिक औषधि पर्वत में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है और साथ ही रात का सन्नाटा भी है। चू फैंग ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसकी इंद्रियां इतनी तेज क्यों हो गई हैं, लेकिन अचानक ही वह रुक गया। पल भर में उसकी दोनों आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसे एक अजीब सी ऊर्जा की गति महसूस हुई और हालांकि यह अभी भी काफी दूर थी, वह पुष्टि कर सकता था कि यह एक आकाशात्मा घास थी। क्या मैं ये सब कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ? चू फैंग यह महसूस कर पाने से हैरान था कि आध्यात्मिक घास कहाँ स्थित है, और निश्चित रूप से चू फैंग जानता था कि इसका क्या मतलब है। अगर वह भावना वास्तविक थी, तो इसका मतलब यह था कि आध्यात्मिक औषधि पर्वत में वह पानी में मछली की तरह था। तारांकन वूश। इस बात को सोचते हुए चू फैंग ने बिना किसी झिझक के उस दिशा की ओर कदम बढ़ाया जहां से उसे कुछ महसूस हुआ था। वह इसकी पूरी तरह से जांच करना चाहता था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, चू फैंग और भी खुश होता गया क्योंकि उसके दिमाग में आकाश आत्मा घास की हलचलें और भी मजबूत होती जा रही थी, जिसका मतलब लगभग यही था कि उसकी यह भावना कोई भ्रम नहीं थी। जब चू फैंग एक और झाड़ी के पास से गुजरा, तो उसने अपने सामने एक लाल पौधा देखा। यह आकाश आत्मा घास थी। आकाश की आत्मा घास धरती की आत्मा घास से कहीं बेहतर थी। इसकी लाल शाखाओं और तने से लाल चमक निकल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो इसमें आग लगी हो। रात के समय यह विशेष रूप से सुंदर प्रतीत होती थी। छोटी सी चीज, पूरे दिन मेरे साथ खिलवाड़ करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या तुम इस बार मुझसे बच सकती हो। आकाश आत्मा घास को देखते ही चू फैंग रुका नहीं और तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पैरों के तलवों पर केंद्रित किया और उसकी गति पल भर में दोगुनी हो गई। पलक झपकते ही वह आकाश आत्मा घास के सामने पहुंच गया। लेकिन चू फैंग के हाथ बढ़ाने से पहले ही वह आकाश आत्मा घास गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी। तुम भागना चाहते हो, लेकिन क्या तुम भाग सकते हो? आकाश आत्मा घास को अदृश्य होकर भागने की कोशिश करते देख चू फैंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा, अपने सामने हवा में हाथ बढ़ाया और तभी उसे एक तीखी चीख सुनाई दी। एक आकाश आत्मा घास चू फैंग के हाथों में आ गई। जब आकाश आत्मा घास को चू फैंग ने पकड़ा, तो उसने तुरंत अपनी अदृश्यता खो दी और बेतहाशा छटपटाने लगी। उसकी शक्ति भूमि आत्मा घास से कई गुना अधिक थी, लेकिन चू फैंग के हाथों में होने के कारण वह व्यर्थ थी। अंत में वह केवल आज्ञाकारी रूप से अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को खो बैठी और चू फैंग की हथेली में पड़ी आधा इंच लंबी लाल रंग की आध्यात्मिक घास बन गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह निश्चित रूप से कोई भ्रम नहीं है। चू फैंग ने आकाश आत्मा घास को थैली में फेंक दिया और वह मन ही मन बेहद खुश था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह विशेष अनुभूति कहां से आई, फिर भी चू फैंग को इस पर पूरा भरोसा था। जब तक, लेकिन एक विचार के साथ, चू फैंग के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि शक्ति कहां से आई। आखिरकार ये शक्ति उसके 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में प्रवेश करने के बाद उत्पन्न हुई थी और उस रहस्यमय गैस का लक्ष्य मस्तिष्क था। जिसका मतलब यह था कि यह तर्कसंगत था, भले ही यह अजीब गैस का हमला ही था जिसने चू फैंग की इंद्रियों को मजबूत बनाया था। हे, एक और चीज मेरे दरवाजे पर आकर गिर गई। ठीक उसी समय उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। एक और स्काई स्पिरिट ग्रास उसकी दृष्टि सीमा में प्रवेश कर गई। इतनी प्रबल पहचान क्षमता के आगे लगभग कोई भी स्काई स्पिरिट ग्रास चू फैंग के हाथों से बच नहीं पाई। बचने के सभी प्रयास व्यर्थ थे। चू फैंग पूरी रात सोया नहीं और सुबह होते होते उसने दर्जनों आकाश आत्मा घासें पकड़ ली थी। ऐसी फसल देखकर तो लोग पागल ही हो जाएंगे। अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाता तो चू फैंग को लूटना भी संभव था। आखिर आध्यात्मिक औषधि पर्वत में शिष्यों के बीच लड़ाइयां और चोरी की घटनाएं कम नहीं थी। हालांकि चू फैंग की पता लगाने की शक्ति केवल आकाश आत्मा घासों तक ही सीमित नहीं थी। यदि कोई मनुष्य भी एक निश्चित सीमा के भीतर प्रवेश करता तो चू फैंग उसे भी पहचान लेता, इसलिए लगभग कोई भी चू फैंग का पता नहीं लगा सकता था। एक और दिन बीत गया और जब रात हुई तो चू फैंग का थैला लगभग भर चुका था। इस बार चू फैंग ने शिकार करना जारी नहीं रखा और आकाश आत्मा घास को परिष्कृत करने के लिए एक गुप्त स्थान खोज निकाला। चू फैंग की शोधन गति उत्कृष्ट थी और केवल 4 घंटे के बाद आकाश आत्मा घास से भरा थैला उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया गया था। इसके साथ ही उसका दांतियान भी और अधिक भरता चला गया। इससे चू फैंग प्रसन्न हुआ और यद्यपि आकाश आत्मा घास संत आत्मा घास के बराबर नहीं थी, फिर भी यदि उसे प्रतिदिन इतनी मात्रा में इसे परिष्कृत करने का अवसर मिलता तो वह 10 दिनों के भीतर सफलता प्राप्त कर सकता था। उस दिन से चू फैंग ने सारा दिन आध्यात्मिक औषधि पर्वत के मध्य वृत्त में बिताया और देर रात तक बिना किसी रोक टोक के आकाश आत्मा घासों का शिकार किया। उसने उस दिन शिकार की गई सभी आकाश आत्मा घासों को परिष्कृत किया। फिर 4 घंटे आराम करने के बाद उसने फिर से बेतहाशा शिकार करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और चू फैंग के आध्यात्मिक औषधि पर्वत में प्रवेश करने के 9 दिन बाद उसने अपने दांतियान में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। 9 बिजली के जानवर एक बार फिर बदल गए और चू फैंग अंततः आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर को पार करके 5वें स्तर पर पहुंच गया। इस शक्ति के साथ मैं आध्यात्मिक जगत के 6ठे स्तर पर मौजूद लोगों से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। अपनी बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए चू फैंग खुद अवाक रह गया। दिव्य बिजली धारण करने वाले चू फैंग की शक्ति वाकई दूसरों से कहीं अधिक प्रबल थी, विशेषकर उसकी 3 वज्र शैलियां। यदि वह इनका प्रयोग करे तो आध्यात्मिक जगत के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ भी उसे पराजित नहीं कर सकते। लेवल क्रॉसिंग की लड़ाइयां तो पहले से ही सामान्य ज्ञान के विपरीत थी। हालांकि असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे तो वाकई प्रतिभाशाली थे। अगर ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता जिसे सब जानते हों तो हर कोई चौंक जाता। अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद चू फैंग फिर से आकाश आत्मा घास की खोज में निकल पड़ा। इस बार यह बहुत आसान था। केवल आधे दिन में ही उसने अपना थैला भर लिया। राशन का थैला लगभग खाली होने के कारण चू फैंग ने उसी थैले में आध्यात्मिक औषधि भी रख ली। हालांकि वर्तमान चू फैंग केवल आकाश आत्मा घासों के बारे में ही नहीं सोच रहा था। वह भीतरी मंडल की ओर बढ़ना चाहता था और उन संत आत्मा घासों की जांच करना चाहता था जिनके बारे में अफवाह थी कि वे 6ठे रैंक के भयंकर जानवर से कमजोर नहीं है। यह आभा, लेकिन आंतरिक मंडल में लंबे समय तक प्रवेश करने से पहले ही चू फैंग ने 2 प्रकार की आभाओं को महसूस किया और वे दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थी। पहली चीजें आध्यात्मिक औषधियां थी। घनी बुरी आभा स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक प्रकृति वाली संत आत्मा घासों से उत्पन्न हुई थी। उनकी संख्या बहुत अधिक थी, लगभग 100।
दूसरी आभा एक मनुष्य की थी, वह भी अत्यंत विशाल थी, इसलिए वह आत्मा जगत के 7वें स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस क्षण दोनों आभाएं आपस में मिल गईं। ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति संत आत्मा घासों के साथ भीषण युद्ध कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति की आभा स्थिर नहीं थी, इसलिए वह अवश्य ही किसी जाल में फंस गया था। इतने सारे संत आत्मा घासों को अकेले चुनौती देने का साहस किसने किया? जिज्ञासा से भरे हृदय से चू फेंग ने परिणाम देखने का निर्णय लिया। जब वह पेड़ों की परतों को पार करके कूदा तो दूर के दृश्य को देखकर वह दंग रह गया। 3 मीटर ऊंचा एक विशाल पौधा बैंगनी कांटों से भरा हुआ, दांतों से लदा मुंह खोले खड़ा था। उसके शरीर से एक दमनकारी आभा निकल रही थी और वह किसी संत आत्मा घास जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, वह किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। हालांकि डरावनी संत आत्मा घासों के बजाय चू फेंग की निगाह उस छोटी सी आकृति पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह आकृति न केवल लगभग 100 संत आत्मा घासों के गठन से गुजरी थी, बल्कि वह अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर थी। उसके लंबे सुंदर बाल, उसका कोमल चेहरा, उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा और खतरे के सामने भी भयभीत न होने वाली बल्कि अडिग रहने वाली उसकी आंखें, इन सब ने चू फेंग को बेहद आकर्षित किया। वह लड़की निस्संदेह चू फेंग द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत शख्सियत थी, लेकिन चू फेंग के उसके प्रति आकर्षित होने का कारण केवल उसकी सुंदरता ही नहीं थी, बल्कि उसकी कम उम्र में उसमें मौजूद शक्ति भी थी। नीचे सावधान रहें। अचानक चू फेंग जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि लड़की के पैरों के नीचे एक संत आत्मा घास छिपी हुई है। क्या लड़की ने चू फेंग को देखा तक नहीं था, इसलिए अचानक इतनी तेज आवाज सुनकर वह चौंक गई। उसने अनजाने में ही अपने दोनों पैरों से जमीन पर टैप किया और हवा में उछल पड़ी। जैसे ही उसने जमीन छोड़ी, एक विशाल संत आत्मा घास अपने नुकीले दांतों और पंजों को नंगा करते हुए जमीन से बाहर निकल आई। उस अप्रत्याशित घटना ने उस लड़की के मन में लंबे समय तक डर बनाए रखा। अगर उस आवाज की याद न आती तो उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। कृतज्ञता से भरी हुई उसने चू फेंग की ओर देखा, लेकिन जब उसने चू फेंग को देखा तो उसका कोमल चेहरा पल भर में जम गया और उसने हैरानी से कहा, तुम हो, आप मुझे जानते हैं? चू फेंग ने उस खूबसूरत लड़की का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया और 3 बार ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने पाया कि वह लड़की न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत छोटी भी थी, जाहिर तौर पर उससे छोटी थी। इसके अलावा लड़की की छाती पर एक बैज था, जिससे पता चलता था कि वह विंग्स एलायंस की सदस्य थी। हालांकि उस लड़की ने चू फेंग को चौंका दिया था, लेकिन वह वास्तव में उसे पहचान नहीं पाया था। तुम्हें कौन जानता है? जल्दी जाओ और यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। लड़की ने चू फेंग की तरफ एक नजर डाली, फिर संत आत्मा घासों के खिलाफ भयंकर लड़ाई में खुद को झोंक दिया और ऐसा लग रहा था कि वह चू फेंग पर बेहद गुस्सा थी। हालांकि चू फेंग को यह नहीं पता था कि लड़की इतनी गुस्से में क्यों थी, लेकिन वह ये जरूर जानती थी कि वह पवित्र आत्मा की घासों से घिरी हुई है। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसे यह मौका नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़की अपनी शारीरिक शक्ति के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगी और वहीं मर जाएगी। एक पुरुष होने के नाते चू फेंग इतनी खूबसूरत लड़की को उन राक्षसों के हाथों कैसे जाने दे सकता था? वह ऐसी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो इसी बात को सोचते हुए चू फेंग बिना किसी झिझक के कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे थोड़ा अफसोस हुआ। बड़ी संख्या में राक्षसों ने उसकी उपस्थिति महसूस की और सीधे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। जीवन एक धागे पर टिका था, इसलिए चू फेंग ने अब और संयम नहीं बरता। उसकी दांतियन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा गतिमान हो उठी और नसों में दौड़ने लगी। उसके पैर की उंगलियां जमीन को छूते ही एक जोरदार धमाके के साथ उसका पूरा शरीर बिजली की तरह हवा में उछल गया। जैसे ही वह नीचे उतर रहा था, चू फेंग अचानक घूमने लगा। एक बवंडर उठने लगा और उसका पूरा शरीर एक मानव तलवार की तरह नीचे सैकड़ों फूलों में तेजी से घुस गया। तारांकन टकराना। जैसे ही वह नीचे उतरा, फूल बिखर गए। उसके उतरते ही जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया, जिसके चारों ओर दरारें थीं। चू फेंग ने वहीं एक संत आत्मा घास को नष्ट कर दिया और वह उसकी उंगली के आकार की हो गई। उसने थरी थंडर स्टाइल्स की पहली 2 शैलियां प्रदर्शित की, फिर भी वह केवल एक सेंट स्पिरिट ग्रास को ही मार सका। ये चू फेंग के लिए अप्रत्याशित था। आखिरकार यही तो उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। उसने सोचा था कि उन हमलों से आकाश भयभीत हो जाएगा और धरती सिसक उठेगी और बड़ी संख्या में संत आत्मा घास उसके पैरों तले मर जाएगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो परिणाम आया वह उसकी कल्पना से बिल्कुल भिन्न था। हालांकि चू फेंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही वह उतरा, लगभग उसी समय वह अचानक फिर से उछल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कम से कम 3 सेंट स्पिरिट ग्रास ने पीछे से हमला किया है। क्या तुम मरना चाहते हो? सेंट स्पिरिट ग्रास के आक्रमण स्वरूप में बदलाव और पास से आती विलाप की आवाजों को महसूस करते हुए लड़की समझ गई कि चू फेंग ने हमला कर दिया है। लेकिन जब उसने चू फेंग की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। चाहे वह कुछ भी सोचती, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चू फेंग उस संत आत्मा घास की सेना में, जिससे वह खुद भी डरती थी, अपनी मर्जी से आ जा सकता है। संत आत्मा घास के हमलों को देखे बिना भी वह सटीक रूप से चकमा दे सकता था और हमला कर सकता था। हालांकि वह चू फेंग द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल को नहीं पहचानती थी, फिर भी वह उसकी शक्ति से बता सकती थी कि ये कम से कम चौथे दर्जे का कौशल था। ये लड़का, इसने अभी अभी आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश किया है और यह पहले से ही चौथे दर्जे के कौशल का उपयोग कर सकता है। लड़की चू फेंग के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित थी। बाईं ओर सावधान रहो। लड़की अभी अवाक ही थी कि चू फेंग अचानक चिल्ला उठा। ये सुनकर लड़की अचानक घबरा गई और झट से अपना शरीर घुमाया। एक हथेली से उसने अपना बायां हाथ पकड़ा और कांटेदार लता को थाम लिया। लताओं को पकड़ते हुए लड़की ने मुट्ठी भींचकर लताओं को टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर एक और हथेली तलवार की तरह चली और एक ठंडी चमक के साथ उसने संत आत्मा घास को 2 हिस्सों में काट दिया। ये हथेली की तरह नहीं, बल्कि लोहे की तलवार की तरह था। संत आत्मा घास को सटीक रूप से काटने के बाद लड़की और भी हैरान हो गई। चू फेंग स्पष्ट रूप से उसकी ओर पीठ करके खड़ा था, तो वह कैसे देख सकता था कि उसके बाईं ओर से संत आत्मा घास हमला कर रही है? जब तक कि तारांकन वूश। ठीक उसी समय चू फेंग बिजली की तरह उस लड़की के पास से गुजरा। उस समय वह पसीने से तरबतर था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। संत आत्मा की घासें बहुत शक्तिशाली थी और उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। हालांकि चू फेंग के पास प्रबल संवेदन शक्ति और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली 3 वज्र शैलियां थी, फिर भी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर होने के कारण वह उनके प्रति थोड़ा कमजोर था। ओह, अगर तुम जिंदा बाहर निकलना चाहती हो तो मेरी बात मानो, चू फेंग ने लड़की से कहा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? सपने में ही सुन लो। लड़की बेहद नाराज थी।
क्या तुम्हारी बात में कोई मतलब है? मैं तुम्हें बचाने आया था और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। और हाँ, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि ये संत आत्मा घासें थोड़ी अजीब हैं? ये अंधाधुंध हमला नहीं करती और इनमें सख्त तालमेल होता है। अगर आप इनसे सीधे मुकाबला करेंगे तो सिर्फ थक जाएंगे। बकवास, ये तो स्पष्ट है, मुझे पहले से ही पता था। ऊपर से तो उसने ऐसा कहा, लेकिन दिल ही दिल में वही ये बात समझ चुकी थी। अगर चू फैंग ने उसे याद न दिलाया होता तो शायद उसे इस बात का एहसास ही न होता। अपनी ताकत के बल पर सेंट स्पिरिट ग्रासेस को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि सेंट स्पिरिट ग्रासेस की इस भीड़ के सामने वह बेबस थी। आमने सामने की लड़ाई की संभावना बहुत कम थी और उसे हमेशा उनके हमलों से बचना पड़ता था। अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जिंदा निकल सकता हूँ, चू फैंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और जाने की तैयारी करने लगा। ओह मत, चू फैंग को जाते देख लड़की डर गई। उसने चू फैंग की क्षमता पहले ही देख ली थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि चू फैंग आसानी से भाग जाएगा। लेकिन वह खुद नहीं भाग पाई, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। हे, लड़की के प्यारे से आज्ञाकारी चेहरे को देखकर चू फैंग मुस्कुराया और फिर बोला, ये बेहतर है। चू फैंग को इतना गर्व करते देख लड़की के होंठ फड़कने लगे। हालांकि उसकी ताकत चू फैंग से कहीं अधिक थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसे भागना है तो उसे चू फैंग पर ही निर्भर रहना होगा। उन दोनों ने तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की और चू फैंग के नेतृत्व में लड़की की असली ताकत सामने आई। लगभग 100 संत आत्मा घासों को उन दोनों ने मात्र 1 घंटे में पूरी तरह नष्ट कर दिया। भयंकर युद्ध के बाद चू फैंग ने युद्ध क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। जमीन पर फैली पवित्र आत्मा घास में उसका भी योगदान था। हालांकि मुख्य शक्ति वह लड़की थी, लेकिन मुख्य सूत्रधार वही था। क्या इस लड़के ने रहस्यमयी तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है? चू फैंग को खुशी खुशी संत आत्मा घास उठाते देख बगल में बैठी हौनफती हुई लड़की बुदबुदाने लगी। शुरुआत में आत्मरक्षा के लिए चू फैंग लगातार चौथे स्तर की क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। हालांकि चौथे स्तर की क्षमताएं शक्तिशाली थी, लेकिन वे बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत करती थी। अधिकांश लोग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होने से पहले इनका कुछ ही बार उपयोग कर पाते थे। हालांकि इतने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने के बाद भी चू फैंग को थकान का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके अलावा उसकी 5वीं स्तर की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके छठे दर्जे के भयंकर राक्षस के बराबर की संत आत्मा घास को हराने की क्षमता किसी बात का संकेत देती है। वह ये कि चू फैंग ने शायद रहस्यमयी तकनीकों का प्रशिक्षण लिया था। रहस्यमयी तकनीकें, ये रहस्यमयी तकनीकें थी। साधक अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करने, आध्यात्मिक औषधि को तेजी से परिष्कृत करने में सक्षम थे, जिससे दांतियान में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक समृद्ध हो जाती थी और उनकी युद्ध क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो जाती थी। लेकिन रहस्यमयी तकनीकें बहुत कम थीं, और यहाँ तक कि एजो ड्रैगन स्कूल के पास भी कुछ ही तकनीकें थीं। ये तकनीकें केवल मुख्य शिष्यों को साधना के लिए दी जाती थी और आंतरिक दरबार के शिष्यों के पास इन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। चू फैंग की बहुमूल्य रहस्यमयी तकनीकों में निपुणता देखकर लड़की का उसके प्रति नजरिया बदल गया। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि चू फैंग की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल क्यों थी। इसका कारण कोई रहस्यमयी तकनीक नहीं थी, बल्कि यह उसके दांतियान में मौजूद दिव्य बिजली के कारण थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तो प्रभावशाली है ही, साथ ही तुम्हारे पास भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। लड़की खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ पीठ पीछे करके चू फैंग की ओर चल पड़ी। कौन सी आध्यात्मिक शक्ति? चू फैंग ने खाली निगाहों से देखा। अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी तो तुम संत आत्मा घासों के हमले को स्पष्ट रूप से कैसे देख पाए? लड़की ने खाली निगाहों से चू फैंग की ओर देखा। तुम मेरी जासूसी क्षमता के बारे में बात कर रही हो? चू फैंग चौंक गया क्योंकि वह लड़की का मतलब समझ गया था। पता लगाने की शक्ति? हे भगवान, तुमने आत्मा की शक्ति को पता लगाने की शक्ति कह दिया। तुम सचमुच एक गंवार हो। लड़की की निगाहें चू फैंग की ओर और भी तिरस्कारपूर्ण होती गई। पता न होना स्वाभाविक है। क्या आपको जन्म के समय पता होता कि आप लड़के हैं या लड़की? चू फैंग ने ठंडे स्वर में कहा और अपने चारों ओर फैली पवित्र आत्मा घास को इकट्ठा करना जारी रखा। ओह, आपका गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है। लड़की ने मीठी मुस्कान के साथ उसके पास आकर खिलखिलाते हुए कहा, क्या आपको पता है कि 10,000 लोगों में से एक के पास भी यह आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती? ऐसा लगता है कि आप इस आध्यात्मिक शक्ति को सचमुच समझते हैं। चू फैंग का दिल घबरा गया। उसने अभी अभी तथाकथित आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना शुरू किया था, इसलिए वह इसे ज्यादा नहीं समझता था। लेकिन वह ये भी जानता था कि जब लड़की ने कहा कि 10,000 में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, तो ये बात शायद सच थी। ये स्पष्ट था कि इस अत्यंत प्रतिभाशाली लड़की के पास ये शक्ति नहीं थी। इसके अलावा उसके प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया, जिससे पता चलता है कि यह आध्यात्मिक शक्ति काफी प्रभावशाली चीज थी जो आम लोगों के पास नहीं होती। लेकिन बिल्कुल, आत्मिक शक्ति स्वर्ग की कृपा है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और साधना से अप्राप्य है। जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है उन्हें मनुष्य के भीतर का अजगर कहा जा सकता है। उनकी साधना प्रतिभा तो असाधारण होती ही है, साथ ही उनका अवलोकन भी बेजोड़ होता है। इसीलिए मेरी बड़ी बहन ने आपको देखकर हमारे विंग्स एलायंस से आपको आमंत्रित करने का अनुरोध किया। आपकी बड़ी बहन, मैं अपना परिचय देना भूल गई थी। मेरा नाम सुमेई है और मैं 14 साल की हूँ। और आप मेरी बड़ी बहन को तो जानते ही होंगे, उनका नाम सुरू है। आप एल्डर सुरू की बहन हैं। चू फैंग को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके सामने खड़ी लड़की भोली और प्यारी थी, लेकिन सुरू बेहद आकर्षक थी। हालांकि दोनों बेहद खूबसूरत महिलाएं थीं, लेकिन उनमें कोई समानता नहीं थी। लेकिन थोड़ा और गौर से देखने पर चू फैंग को पता चला कि उसके सामने खड़ी लड़की कुछ सुरू जैसी दिखती है। अभी तो वह लड़की थोड़ी छोटी है, लेकिन कुछ सालों में वह यकीनन बेहद खूबसूरत हो जाएगी। चू फैंग को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसका सुरू से कोई संबंध नहीं था, तो सुरू ने बिना किसी कारण के उसे विंग्स अलायंस में क्यों शामिल करने की कोशिश की? क्या परीक्षा के दिन ही उसकी ताकत का खुलासा हो चुका था? कुछ और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ये संभावना थी। आखिरकार सुरू की शक्ति असीम थी और भूमिगत महल में कई जटिल तंत्र मौजूद थे। वह शिष्यों को तो धोखा दे सकता था, लेकिन बड़ों को धोखा देना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल होता। क्या ये इतना आश्चर्यजनक है? लेकिन वास्तव में इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। मेरी बहन ने देखा कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसलिए वह आपको थोड़ा और निखारना चाहती थी। मेरी समझ से आप विंग्स एलायंस में शामिल होने के योग्य हैं। विंग्स एलायंस के सदस्य के रूप में मैं आपको आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
ये कहते हुए सू मेई ने अपनी आंखें सिकुड़ी और चू फैंग को एक बेहद प्यारी, पवित्र और शुद्ध मुस्कान दी। शुरू में सू मेई को चू फैंग बिल्कुल पसंद नहीं था और इसका कारण स्पष्ट रूप से ये था कि चू फैंग ने विंग्स एलायंस का निमंत्रण ठुकरा दिया था। चू फैंग इतिहास में विंग्स एलायंस का निमंत्रण ठुकराने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन यह जानते हुए कि चू फैंग के पास अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति है, वह ये भी जानती थी कि जिस स्थान पर सुरु की नजर थी, वह स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक शक्ति का ही स्रोत था। जहां तक उसे पता था, पूरे बाहरी प्रांगण में किसी के पास भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और यह एक किंवदंती की तरह था। संक्षेप में, जिस भी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, भविष्य में उसकी असीमित उपलब्धियां होती हैं और वह अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए नियत होता है। इसलिए चू फैंग जैसी व्यक्ति के लिए वो उसे जाने नहीं दे सकती थी और उसे आकर्षित करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। सू मेई की प्यारी मुस्कान देखकर चू फैंग समझ गया कि वह अपनी खूबसूरती से उसे अपने साथ रिश्ते में खींचना चाहती है। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर चू फैंग का दिल पिघलना नामुमकिन था, इसलिए उसने पहले तो मुस्कुराया, लेकिन फिर दृढ़ता से कहा, मैं मना करता हूँ। तू कमीना है। चू फैंग के ये शब्द सुनकर सू मेई इतनी क्रोधित हुई कि उछल पड़ी। उसकी पहले वाली कोमलता तुरंत गायब हो गई और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए चू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, चू फैंग, तुम खुद को क्या समझते हो? कितने लोग विंग्स अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, फिर भी हम उन्हें मना कर देते हैं। आज मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया, फिर भी तुमने मना कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंस गया है? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति है? आखिरकार तुम आध्यात्मिक जगत के सिर्फ 5 स्तर पर हो। विंग्स एलायंस के लोगों से तुम्हारी तुलना भी नहीं की जा सकती। सू मेई के भयंकर अपशब्दों का सामना करते हुए चू फैंग न तो विचलित हुआ और न ही क्रोधित, बल्कि उसने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वह जमीन पर गिरी हुई पवित्र आत्मा की घासों को चुनता रहा और जितनी घासें वह उठा सकता था, उसने उठा ली। अचानक उसके चेहरे पर एक खालीपन सा भाव आ गया। उसने आश्चर्यचकित होकर कुछ ही दूरी पर एक बैंगनी रंग का मनका देखा। वह मनका मोती के आकार का था, लेकिन उसमें अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। यह क्या है? चू फैंग ने मनके को उठाया और ध्यान से उसका जायजा लिया। वाह, क्या सच में? ये तो एक आध्यात्मिक मनका है। उस बैंगनी चमकदार मनके को देखकर सू मेई जल्दी से दौड़कर उसके पास गई और उसकी आंखें चमक उठी। क्या तुम इसे पहचानते हो? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, मुझे पसंद है। ये बेहतरीन आध्यात्मिक औषधि है। आध्यात्मिक मनका। सैकड़ों संत आध्यात्मिक घासों में से केवल एक ही आध्यात्मिक मनका बनता है। आप आध्यात्मिक मनके को परिष्कृत नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप इसे सीधे निगल लें, तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और दांतियान द्वारा अवशोषित हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक मनका अत्यंत मूल्यवान है। एक मनके की कीमत 100 ताइल सोने के बराबर है। मैं इन दिनों आध्यात्मिक औषधि पर्वत के भीतरी घेरे में इसी आध्यात्मिक मनके की तलाश में भटक रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जाने से पहले यह मिल जाएगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सू मेई ने भावुक होकर कहा। तो यह एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि है जिसे परिष्करण की आवश्यकता नहीं है। ये सचमुच एक अच्छी चीज है। चू फैंग मुस्कुराया और मनके को थैली में नहीं रखा, बल्कि अपनी जेब में रख लिया। तुम इसे अपने तक ही रखना चाहती हो? ये देखकर सू मेई गुस्से से चिल्लाई। बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर में मैं आपको कुछ और सेंट स्पिरिट ग्रास दे दूंगा। ये पवित्र आत्मा की घासें मूल रूप से मेरी थी और यह बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको आधी देने को तैयार हूँ। वैसे भी पवित्र आत्मा की घासें उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि हैं। भला ये उच्च कोटि के आध्यात्मिक मनकों की बराबरी कैसे कर सकती हैं? तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं न होता तो अब तक तुम उन पवित्र आत्मा की घासों से 2 हिस्सों में बढ़ चुके होते। तुम यहाँ खड़े होकर मेरे साथ उन पवित्र आत्मा की घासों को कैसे बांट सकते हो? आप। सू मेई गुस्से से अपने दांत भींच रही थी, फिर भी वह बेबस थी। हालांकि चू फैंग के कृत्य बेहद घिनौने थे, फिर भी वह चू फैंग को विंग्स एलायंस में शामिल करना चाहती थी, इसलिए उसे बस सहना पड़ा। उसके बाद चू फैंग ने गिनती की और पाया कि उसकी जेब में मौजूद आध्यात्मिक मनके के अलावा उसके पास कुल 78 पवित्र आत्मा घासें थी। ये संख्या सचमुच अकल्पनीय थी। साथ ही इन पवित्र आत्मा घासों में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक थी। ये बहुत उच्च गुणवत्ता की थी और चू फैंग द्वारा पहले तैयार की गई घासों से कहीं बेहतर थी। चू फैंग ने केवल 30 लिए और 48 सू मेई के लिए छोड़ दिए। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जेब में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा कम से कम 50 संत आत्मा घासों के बराबर थी। इसलिए भले ही इसे इस तरह बांटा गया, फिर भी उसे काफी लाभ हुआ। लेकिन चू फैंग को यह उम्मीद नहीं थी कि सू मेई ने केवल 40 अंक लिए और इस तरह चू फैंग के पास 38 अंक रह गए। सू मेई का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। वह चू फैंग को 3 to 8 होने का श्राप दे रही थी। TN 3-8 एक अपमान है। चू फैंग उसके इस कृत्य को बचकाना ही कह सकता था। श्राप देने के लिए एक संत आत्मा घास त्यागना सचमुच एक फिजूल खर्ची वाला काम था, क्योंकि एक संत आत्मा घास की कीमत 1 ताइल सोने के बराबर थी। 1 ताइल सोना 100 ताइल चांदी के बराबर था। यह एक साधारण परिवार के लिए कपड़ों या भोजन की चिंता किए बिना अपना जीवन गुजारने के लिए पर्याप्त था। लड़की, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कहीं तुम मुझ पर फिदा तो नहीं हो गई? संत आत्मा घासों को बांटने के बाद चू फैंग ने आध्यात्मिक औषधि पर्वत छोड़ने का फैसला किया। 10 दिन पूरे हो चुके थे और उन्हें अंधेरा होने से पहले आंतरिक घेरे से निकलना था। लेकिन चू फैंग को यह उम्मीद नहीं थी कि सू मेई भी उसके पीछे पीछे आएगी। सच कहूं तो उनके साथ इतनी खूबसूरत शख्सियत का होना बेहद संतोषजनक था। लेकिन चलते चलते उन्हें कई लोग मिले। जब चू फैंग पर हर तरफ से नफरत भरी निगाहें पड़ रही थी, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि सू मेई जानबूझकर उसके प्रति नफरत पैदा कर रही है। मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत करोगे? लेकिन जब सू मेई ने हंसते हुए ये शब्द कहे, तो चू फैंग तुरंत घबरा गया। चू फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह छोटी बच्ची इतनी मासूम और फिर भी इतनी बेबाक होगी। चाहे कुछ भी कह लो, वह फिर भी एक प्यारी सी बच्ची थी, तो भला वह अचानक ऐसी बातें कैसे कह सकती थी? तुमसे शादी करूं? मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? लेकिन चू फैंग पीछे नहीं हटा। उसने अपने कदम रोक दिए, अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा, अपनी आंखों से ऊपर से नीचे तक देखा और अपने सामने की सुंदरता का गंभीरता से आकलन किया। तभी उसे पता चला कि सू मेई की उम्र भले ही ज्यादा न हो, लेकिन उसका शारीरिक विकास काफी आकर्षक था। उसके सुडौल और खूबसूरत कर्व्स लोगों को सचमुच दीवाना बना देते थे। तुम्हारी शादी करने की हिम्मत तो होती है, लेकिन मेरी नहीं। धिक्कार है उस गुंडे पर। चू फैंग की धूर्त निगाहों के सामने सू मेई बेबस हो गई।
उसे आखिरकार एहसास हुआ कि चू फैन के साथ बेशर्मी से पेश आने का उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था और चू फैन के कुछ ही शब्दों से वह पूरी तरह से घबरा गई। ओह, अगर तुम शादी नहीं करती हो तो बहुत अच्छा है, तुम सच में मेरे टाइप की नहीं हो। चू फैन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मानो उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, और वह आगे चलने लगी। तुम कमीने, सू मेई की गुस्से भरी आवाज उसके पीछे से आई। चू फैन से बदला लेने के लिए सू मेई ने हर हाल में चू फैन का साथ नहीं छोड़ा और लगातार उसके पीछे पीछे चलती रही। चलते चलते चू फैन ने कई दुश्मनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चू फैन सचमुच सू मेई की हरकतों के सामने बेबस था। शक्ति के मामले में वह सू मेई से बहुत पीछे था, और अगर वह सू मेई से ज्यादा ताकतवर भी होता तो उस छोटी सी सुंदरी को भगाने के लिए लड़ाई का सहारा लेने की क्या जरूरत थी। क्योंकि वह बेबस था, चू फैन ने सोचा कि क्यों न थोड़ा आनंद ही ले लिया जाए। कभी कभी वह सू मेई की सुंदरता की तारीफ करता, कभी कभी उसे थोड़ा उकसाता, जिससे वह गुस्से में आग बबूला हो जाती। उसने चू फैन की बांह पकड़कर काट ली, उसकी पीठ पर बेतहाशा वार किए, और रास्ते भर चू फैन बुरी तरह घायल होता रहा। सू मेई को पहचानने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन अपनी खूबसूरती के दम पर वह दरबार में नंबर 1 मानी जा सकती थी। चू फैन को सू मेई जैसी खूबसूरत लड़की पर अत्याचार करते देख अनगिनत नौजवान आगे आए और न्याय के लिए लड़ने और खूबसूरत लड़की को बचाने वाले हीरो बनने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें सू मेई के श्राप के अलावा कुछ नहीं मिला, और यहाँ तक कि सू मेई के हाथों 2 लोगों की पसलियां भी टूट गईं। जब उन्होंने सू मेई की छाती पर विंग्स एलायंस का बैज देखा तो वे सब अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वे दोनों चलते रहे और सभी देखने वालों की निगाहें उन पर टिक गईं। देखते ही देखते वे एक विचित्र दृश्य बन गए। जब वे बाहरी घेरे की ओर बढ़े तो वहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे और वे सबकी निगाहों का केंद्र बन गए। देखो, क्या वह चू फैन नहीं है? लगता है उसके पीछे कोई है, कहीं वो सू मेई तो नहीं। भीड़ में से 2 लोग निकले और वे ड्रैगन और टाइगर भाई थे। वे दोनों सू मेई से बहुत डरे हुए थे, इसलिए वे मुड़कर भागना चाहते थे। बाय लॉन बाय हु, इस बदमाश को रोकने में मेरी मदद करो। लेकिन जब सू मेई ने उन्हें पुकारा तो वे समझ गए कि वे बच नहीं सकते। भाई, हमें क्या करना चाहिए? जब बात ऐसी है तो हमारे पास बस यही विकल्प है कि हम उस चू फैन को थोड़ा सबक सिखाएं, वरना सू मेई हमें माफ नहीं करेगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और सू मेई के दिए हुए उन दिनों के आदेश याद कर लिए। वे गुस्से से दांत पीसने लगे और चू फैन को रोकने के लिए उसकी ओर झपटे। चू फैन ने उन दोनों को पहले ही देख लिया था, और उन्हें क्रूर चेहरों के साथ उसकी ओर कूदते हुए देखकर वह समझ गया कि वे उस पर हमला करने वाले हैं। दरअसल दोनों भाई चू फैन के सामने पहुंचे और चू फैन के पेट और पैर की ओर एक मुक्का और एक लात से प्रहार किया। वे दोनों आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर पर थे, और यद्यपि वे किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं करते थे, उनकी शक्ति और गति शीर्ष स्तर की थी। यदि कुछ दिन पहले की बात होती तो चू फैन के लिए उनके हमलों का सामना करना असंभव होता, लेकिन अब यह इतना मुश्किल नहीं था। झटका चू फैन पीछे नहीं हटा और इसके बजाय आगे बढ़ गया। एक पैर जमीन पर रखते ही उसका शरीर अचानक घूमा और वह हवा की तरह दोनों लोगों के बीच से निकल गया। यह आभा, आध्यात्मिक क्षेत्र 5वां स्तर। दोनों भाइयों ने चू फैन की आभा को महसूस किया, लेकिन वे इससे हैरान रह गए। 5वें स्तर की आध्यात्मिक अवस्था में रहते हुए वह उन दोनों के हमलों से कैसे बच सकता था? ये बात समझ से परे थी। उस पल दोनों भाइयों को लगा कि अब उनकी कोई इज्जत नहीं बची है। भले ही चू फैन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वे दोनों भी साधारण नहीं थे। भला वे कैसे एक छोटे से व्यक्ति को, जो केवल आध्यात्मिक स्तर के 5वें स्तर पर था, अपने जैसे छठे स्तर के व्यक्ति के साथ भीड़ के सामने खिलवाड़ करने देते? ये सोचते ही उन दोनों के दिल ठंडे पड़ गए। उन्होंने अपनी शैली बदल दी और एक साथ कई हथेलियां आगे बढ़ा दी। अनगिनत पवन हथेलियां, जो आंखों से दिखाई दे रही थी, चू फैन की ओर उड़ने लगी। वे पवन हथेलियां घनी थीं और उनसे बचना लगभग नामुमकिन था। ये दोनों लोग, उन दोनों को तीसरे दर्जे की शक्ति का इस्तेमाल करते देख चू फैन थोड़ा परेशान हो गया। वह पहले से ही उन शक्तियों का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन वहां बहुत सारे दर्शक मौजूद थे, इसलिए अगर चू फैन ने सचमुच अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो उसकी असली ताकत भी उजागर हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद चू फैन ने अपने दांत भींचे और अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी त्वचा पर प्रवाहित की। वह सबसे पतले पवन हथेलियों की ओर बढ़ा और हमले को जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोशिश करने लगा। बैंग बैंग बैंग, कुछ तेज आवाजों के बाद चू फैन पर लगातार 3 मुक्के पड़े। उसकी पीठ में तेज दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसे कोई आंतरिक चोट नहीं आई, इसलिए ड्रैगन और टाइगर भाइयों ने खुद को रोक लिया। लेकिन वास्तविकता का दिखावा करने के लिए उसने खुद को आगे की ओर फेंक दिया, और जैसे ही वह जमीन पर गिरा उसने जानबूझकर अपने होठों को काट लिया और कुछ पतला खून थूक दिया। चू फैन को जमीन पर गिरते और खून थूकते देख दोनों भाई बुरी तरह डर गए। वे बस अपनी इज्जत बचाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने खुद को संयमित रखा। आखिर वे चू फैन के पीछे खड़े व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि वे मन ही मन डरे हुए थे, लेकिन सू मेई को आते देख उन्होंने चू फैन की ओर हाथ नहीं बढ़ाया और केवल चेहरे पर घृणा का भाव लाकर चू फैन की ओर इशारा करते हुए कहा, चू फैन, सू मेई को नाराज करने की यही कीमत है। सू मेई, बड़ी सूरो की बहन, सू मेई। सू मेई नाम सुनकर वहां मौजूद भीड़ चौंक गई। सू मेई नाम उनके लिए अपरिचित नहीं था, क्योंकि वह एक बेहद प्रतिभाशाली शख्सियत थी जिन्हें हर कोई जानता था। ऐसा कहा जाता था कि सू मेई असाधारण रूप से सुंदर थी और उसने इसी साल एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था, इसलिए बहुत कम लोग उसे पहचानते थे। लेकिन सू मेई बेहद प्रतिभाशाली थी। 14 साल की उम्र में ही वह 7वें स्तर पर थी, इसलिए उसे अपवाद स्वरूप सीधे आंतरिक दरबार की शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आंतरिक दरबार में प्रवेश करने के साथ ही उसने विंग्स अलायंस में भी प्रवेश कर लिया। सू मेई की शक्ल और उसकी छाती पर लगे विंग्स अलायंस के बैज की तुलना करने के बाद सभी को उसकी पहचान के बारे में और भी यकीन हो गया। उसी क्षण भीड़ में जबरदस्त उत्साह भर गया, क्योंकि सू मेई का नाम वाकई बहुत मशहूर था। अरे, वो लड़का कौन है? मुझे लगता है कि अगर उसने सू मेई को नाराज किया तो वो मर चुका है। मुझे लगता है मैंने सुना था कि ड्रैगन और टाइगर भाई कह रहे थे कि वह चू फैंग है। उसका चेहरा देखकर तो लगता है कि वह कोई मूर्ख ही होगा। उसे सच में आसमान की ऊंचाई या जमीन की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। उस समय लगभग सभी को लगा कि चू फैंग मर चुका है। सूरू के अस्तित्व के कारण आंतरिक दरबार में सू मेई का पद काफी ऊंचा था। अपनी खूबसूरत सूरत के कारण वह दरबार के सभी प्रतिभाशाली लोगों की पसंदीदा जीवनसाथी बन चुकी थी। जो भी उसे नाराज करने की हिम्मत करता, उसकी मौत निश्चित थी।
सू मेई चू फैंग के सामने पहुंची और जब उसने उसे धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ते हुए और उनके सामने फैले हुए पानी जैसे खून के कुंड को देखा तो उसके चेहरे का भाव बहुत बदल गया। वह अचानक घूमी और ड्रैगन और टाइगर भाइयों को 2 जोरदार थप्पड़ मारे, फिर जोर से चिल्लाई, तुम्हें उसे मारने की इजाजत किसने दी? क्या तुम मरना चाहते हो? अरे क्या हुआ? सू मेई के 2 थप्पड़ बेहद स्पष्ट थे। इससे न केवल ड्रैगन और टाइगर भाई पूरी तरह से भ्रमित हो गए, बल्कि वहां मौजूद दर्शक भी दंग रह गए। क्या सू मेई चू फैंग को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्या भाई सू मेई की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? ये कैसी स्थिति है और सू मेई ने भाइयों को क्यों मारा? वह तो चू फैंग की परवाह करती हुई भी दिख रही थी और इससे सभी के होश उड़ गए। क्या देख रहे हो? देखने लायक क्या है? अगर देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ठीक उसी समय सू मेई अचानक मुड़ गई। उसके खूबसूरत चेहरे की मासूमियत गायब हो गई थी और उसकी आंखों से ठंडी किरणें निकली, जिससे भीड़ एकदम पीछे हट गई। ओह, क्या तुम ठीक हो? भीड़ को डराने के बाद सू मेई चू फैंग की ओर चल पड़ी। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। चू फैंग खड़ा हुआ और अपनी उंगलियों से अपने होठों पर लगे खून को पोंछा। एक छोटा सा काटने का निशान भी दिखाई दिया। तुम कमीने। उसी क्षण सू मेई को अचानक समझ आ गया, वह हमलों से खून नहीं उगल रहा था, बल्कि वह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए नाटक कर रहा था। और उसका अभिनय इतना असली था कि उसने सू मेई को भी धोखा दे दिया। उस पल सू मेई का मन कर रहा था कि वह कूदकर चू फैंग का चेहरा नोच नोच कर फूलों से भर दे, लेकिन फिर भी वह उसे अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को रोका। वह मुड़ी, भाइयों को देखा और बोली, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वह तेजी से भीड़ से बाहर निकल गई। उस क्षण ड्रैगन और टाइगर भाई गुस्से से भरे हुए थे। आप चाहे जो भी कहें, वे अब भी दरबार में प्रसिद्ध व्यक्ति थे और सू मेई द्वारा भीड़ के सामने मारे गए थप्पड़ के बाद उनके चेहरे भावहीन हो गए थे। लेकिन सू मेई की प्रतिष्ठा के कारण वे सू मेई के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनकी ताकत भी सू मेई से कहीं अधिक थी, इसलिए अंत में वे केवल ठंडी सी हंसी उड़ाकर आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे पीछे चले गए। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर, जहां कोई लोग नहीं थे, सू मेई ने आह भरी और क्षमा प्रार्थी चेहरे से कहा, अभी के लिए क्षमा करें, बात बस इतनी है कि चू फैंग के कुछ खास क्षेत्र हैं। मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है, इसलिए हम उसे नाराज नहीं कर सकते। सू मेई भाइयों को बताना चाहती थी कि चू फैंग के पास आध्यात्मिक शक्ति है और उसने संभवतः रहस्यमय तकनीकों का अभ्यास किया है, लेकिन यह सोचते हुए कि ये चू फैंग के रहस्य थे, उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई। सू मेई की बातें सुनकर दोनों भाई एक साथ गहराई से सोचने लगे। चू फैंग में ऐसी क्या खूबी थी कि सू मेई उस पर इतना अच्छा प्रभाव डालने में कामयाब रही? सू मेई और दोनों भाइयों के चले जाने के बाद चू फैंग बहुत उब गया था, इसलिए उसने अपने कपड़े समेटे और भीड़ से निकल गया। वह बेवजह की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। चू वेई, वो तो। ठीक उसी समय भीड़ में से 10 लोग बाहर निकले। वे चू वेई, चू झेन और अन्य लोग थे। उनके 2 थैले भरे हुए थे और ये कहा जा सकता था कि उन्हें अच्छी फसल मिली थी, लेकिन वे केवल निम्न गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधियां थीं। उन्होंने भी अभी अभी घटी घटना को देखा और उस समय वे बहुत आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा प्रतीत होता था कि चू फैंग को विंग्स एलायंस द्वारा आमंत्रित किया जाना महज एक संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे वास्तव में एक स्पष्ट संबंध था। तुमने ये भी सुना होगा कि इस साल की आंतरिक दरबारी शिष्य परीक्षा में एक ऐसे वीर व्यक्ति ने अकेले ही 40 भयंकर राक्षसों को मार डाला था, है ना? कुछ सोचने के बाद चू वेई ने अपना मुंह खोला। बेशक हमने इसके बारे में सुना है। वह आदमी वाकई बहुत ताकतवर था और दरबार में उसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन उसने खुद को इतनी अच्छी तरह छिपा लिया था कि कोई नहीं जानता कि वह कौन है। हर कोई उस व्यक्ति का जिक्र करते हुए उसकी खूब तारीफ कर रहा था। तो अगर विंग्स एलायंस नए शिष्यों में से किसी नए सदस्य का चयन कर रहा होता, तो आपके विचार से वे किसे निमंत्रण देते? चू वेई ने पूछा। बेशक वह वही खूंखार इंसान होगा। भीड़ के मन में भी यही विचार था। क्या आपका मतलब चू वेई से है? अचानक किसी ने प्रतिक्रिया दी। आखिरकार आज तक विंग्स एलायंस द्वारा आमंत्रित एकमात्र नया शिष्य चू फैंग ही था, लेकिन उनके मन में बसी चू फैंग की छवि को उस मूर्ति समान क्रूर व्यक्ति से जोड़ना उनके लिए लगभग असंभव था। तो इसीलिए एक व्यक्ति ने इस बात को खारिज करते हुए कहा, असंभव। चू फैंग इतना क्रूर व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या तुम चू फैंग को सचमुच समझते हो? एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश करने के बाद से तुमने चू फैंग को केवल इसलिए चिढ़ाया है क्योंकि वह भीतरी दरबार में प्रवेश नहीं कर सका। उसकी असली ताकत कौन जानेगा? चू वेई के शब्दों से सब लोग स्तब्ध रह गए और कुछ कह नहीं पाए क्योंकि उनके शब्द सत्य थे। बचपन से ही वे चू फैंग को नीचा समझते थे और मानते थे कि वह चू परिवार का हिस्सा नहीं है। फिर भी चू वेई ने चू परिवार का सदस्य होने का दावा किया और सब उसे निर्लज समझते थे। चू फैंग को अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने के अलावा वास्तव में कोई भी उसे नहीं जानता था। मैं चू वेई की बातों से सहमत हूँ। ठीक उसी समय मौन बैठे चू झेन ने आखिरकार कहा, हम सबने चू फैंग को कमाका और इसी वजह से मेरे भाई चू चेन को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चू फैंग को फिर कभी नाराज नहीं करेंगे, वरना आपको इसका पछतावा जरूर होगा। इतना कहकर चू झेन सबसे पहले चली गई। चू वेई और बाकी लोग भी गहरी सोच में डूब गए क्योंकि वे भी जानते थे कि चू चेन ने आध्यात्मिक औषधि की खोज में भाग क्यों नहीं लिया। सड़क पर कुछ देर भागदौड़ करने के बाद चू फैंग आखिरकार आध्यात्मिक औषधि पर्वत से बाहर निकलकर प्रवेश द्वार पर बने चौक पर पहुंच गया। उस समय वहां पहले से ही बड़ी संख्या में आंतरिक दरबार के शिष्य एकत्रित थे। बहुत से लोगों की फसल अच्छी हुई और चौक में काफी चहल पहल थी क्योंकि लोग आध्यात्मिक औषधि पर्वत में घटी रोचक घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। चू फैंग, एक जानी पहचानी आवाज आई और चू युए की जमीन पासी से उसे देख रही थी। चू युए के समूह में 11 लोग थे और चू युए और चू परिवार के 2 अन्य सदस्यों के अलावा बाकी सभी लोग बाद में चू गठबंधन में शामिल हुए थे। वे लोग चू फैंग के प्रति बहुत विनम्र थे, इसलिए चू फैंग की उनके प्रति अच्छी धारणा बनी। उन्हें देखते ही स्वाभाविक रूप से वह उनके पास जाकर उनका अभिवादन करने लगा। ओह, चू फैंग की फसल बुरी नहीं है, तुम्हें तो 2 पूरे बोरे मिले हैं। हाँ, ये वाकई आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति को हम सभी से अधिक प्राप्त हुआ। हमें नहीं पता था कि इनमें से कौन सी आध्यात्मिक औषधियां हैं, इसलिए हमने यहाँ कुछ खरपतवार भी रख दिए हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही चू फैंग करीब पहुंचा, चू परिवार के बाकी 2 सदस्य उसके थैले पर व्यंग्य करने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि चू फैंग अकेले ही उन 11 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता है। ये देखकर चू युए डांटना चाहती थी, लेकिन उसे बोलने का मौका दिए बिना ही चू फैंग ने पहले कहा, चू युए, तुम लगभग आध्यात्मिक क्षेत्र के 5 स्तर तक पहुंचने ही वाली हो, है ना?
इसे छोटे भाई की ओर से सम्मान समझो। जैसे ही चू फैंग ने ये कहा, उसने अपना हाथ अपने थैले में डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसमें से ढेर सारी आध्यात्मिक औषधियां भी निकली और उसने उन सभी को चू युए की बाहों में ठूंस दिया। चू युए, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पहले चलता हूँ। चू युए, चू फैंग की अचानक हरकत देखकर दंग रह गई। जब उसे होश आया तब तक चू फैंग काफी दूर जा चुकी थी। वह बस इतना देख पाई कि उसके आसपास के लोग हैरानी से उसकी बाहों को घूर रहे थे और उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। उसने नीचे देखा और देखते ही देखते चू युए अचंभित रह गई। उसकी बाहों में 13 लाल आध्यात्मिक औषधियां थीं। ये निम्न गुणवत्ता वाली भूमि आध्यात्मिक घास नहीं थी, ये मध्यम गुणवत्ता वाली आकाश आध्यात्मिक घास थी। चू फैंग के थैलों के बारे में सोचते ही कोई भी शांत नहीं रह सका, जो संभवतः इन आकाश आत्मा घासों से भरे हुए थे। बेशक अगर उन्हें पता चल जाए कि चू फैंग के दूसरे थैले में संत आत्मा घास भरी हुई है, तो कई लोगों के मन में मरने का भी ख्याल आ जाएगा। चू युए, लगता है तुम्हारी फसल खराब नहीं हुई है। चू वे की आवाज आई और उसका समूह भी धीरे धीरे पास आ गया। ये तुम लोग तो स्काई स्पिरिट ग्रास का शिकार करने गए थे और तुम्हें इतनी सारी मिल भी गई। जब चू वे और बाकी लोग आए और चू यू की बाहों में स्काई स्पिरिट ग्रास देखी तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। एक आकाश आत्मा घास की कीमत 20 भूमि आत्मा घासों के बराबर थी। इसलिए चू युए की बाहों में मौजूद 13 आकाश आत्मा घासें चू वे और अन्य लोगों के पास मौजूद हर चीज से कहीं अधिक मूल्यवान थी। नहीं, इन्हें हमने शिकार करके नहीं लाया, ये मुझे चू फैंग ने दिए थे। इतना कहते ही चू युए ने 13 आकाश आत्मा घासों को अपने कमर के पस में भर लिया। जब उसने वह हरकत की तो लगभग हर कोई प्रशंसा से लोटपोट हो गया, खासकर वे दो लोग जिन्होंने पहले चू फैंग को अपमानित किया था। उनका तो मन कर रहा था कि वे टोफू की टकराने से मर ही जाएं। नोट, इसका शाब्दिक अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये सुनने में मजेदार लगता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू फैंग के प्रति उनका अभी का व्यवहार ऐसा था मानो कोई भिखारी 2 तांबे के सिक्कों से अपनी दौलत का बखान कर रहा हो और कमर पर हजारों सिक्के बंधे हों। ये बेहद हास्यास्पद था। चू युए, तुम कह रही हो कि ये तुम्हें चू फैंग ने दिए थे, क्या ऐसा संभव है कि? चू वे और अन्य लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया जब उन्हें अचानक चू फैंग के बेहद भरे हुए थैले याद आए। चू वे, चू यू, कुछ हुआ? चू फैंग हुआ। उस समय चूजू और अन्य लोग तेजी से दौड़कर आए और उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। चूजू, क्या हुआ? क्या चू फैंग ने तुम्हें तंग किया? जब उन्होंने चूजू का ऐसा रूप देखा जो मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो और साथ ही चूगाओ के पैर पर लगी चोटों को भी देखा, तो चू गठबंधन के सभी लोग उनके चारों ओर जमा हो गए और उन्होंने ये भी सोचा कि चू फैंग ने ही चूजू और अन्य लोगों को परेशान किया था। और जब चूजू ने घटी घटनाओं का वर्णन किया तो सब लोग चुप हो गए। चूजू के अनुसार उसे बचाने के लिए चू फैंग को 3 लेवल 5 स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञों ने घेर लिया और उस पर हमला किया। वह खतरे में था और अगर वह मरा भी नहीं तो अपन जरूर हो जाता। लेकिन उन्होंने अभी अभी चू फैंग को देखा, उसे खरोंच तक नहीं आई थी, बल्कि वह पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त था। भला वह घायल व्यक्ति कैसे लग सकता था? और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि चू फैंग लेवल 5 स्पिरिट दायरे के 3 विशेषज्ञों के खिलाफ हार नहीं सकता था, या कम से कम वह सब कुछ सुरक्षित रखते हुए पीछे हट सकता था। चू फैंग के पास इतनी ताकत कहां से आई? वे इसके बारे में और सोचना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसे जैसे वे सोचते उनका डर और बढ़ता जाता। चू युए, तुमने कहा कि चू फैंग ठीक है? चूजू ने भावुक चेहरे के साथ पूछा और साथ ही उसे ये बात अविश्वसनीय भी लग रही थी। चू फैंग ठीक है, हमने अभी अभी उसे देखा है। चू युए ने सिर हिलाते हुए कहा। वाह, चू फैंग ठीक है, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। सिस्कियां, उसकी अत्यधिक खुशी पल भर में दुख में बदल गई और चूजू ने खुद को चू युए की बाहों में फेंक दिया, रोते हुए कहा। चू युए, मैं गलत थी, हम सब गलत थे, सिर्फ तुम सही थी। चू फैंग हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारे चू परिवार का सबसे बहादुर सदस्य है। अगर चू फैंग न होता तो मैं, सिस्कियां भरते हुए। उस दृश्य को देखकर चू युए को और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चूजू वास्तव में चू फैंग को एक अलग नजरिए से देख रही थी। लगता है हमने चू फैंग को गलत समझा। चू वेई ने आह भरी और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। चूजू के अनुभव को जानते हुए सभी लोग चू फैंग को अलग नजरिए से देखने लगे। और जब सभी शिष्य आध्यात्मिक औषधि पर्वत से चले गए तो बुजुर्गों द्वारा गठित एक समूह आध्यात्मिक औषधि पर्वत का मध्य मंडल बन सकता है। उसी क्षण मार्शल स्किल बिल्डिंग की मास्टर सुरू और कई अन्य वरिष्ठ नागरिक वहां एकत्रित हुए। वे तीनों शिष्यों के शवों को देखते हुए भौहें चढ़ा रहे थे, लेकिन अपनी स्थिति के कारण वे केवल देख सकते थे और उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उन शवों के पास सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहा था। वह व्यक्ति एजो ड्रैगन स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ तक कि वरिष्ठ विद्वानों को भी उसके आसपास सतर्क रहना पड़ता था। उस व्यक्ति का सफेद वस्त्र बहुत ही खास था, क्योंकि उस पर विचित्र चिन्ह और विशेष आकृतियां बनी हुई थी। सफेद वस्त्र बहुत बड़ा भी था। इसने न केवल उस व्यक्ति के कपड़ों को छिपाया, बल्कि उसके चेहरे को भी ढक लिया और पूरे व्यक्ति को कसकर ढक लिया। इतने वर्षों के बाद वह अंततः फिर से प्रकट हो गया है। अंत में सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति से एक वृद्ध आवाज सुनाई दी। एल्डर झूगे, आप कह रहे हैं ये 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान है? सुरू ने आगे बढ़कर पूछा। ये 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के अलावा और क्या हो सकता है? आप दरबारी वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्तव्यों की बहुत उपेक्षा करते हैं। आप लोग 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के प्रकट होने के बाद ही रिपोर्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि आप सबने बहुत सी चीजों में देरी की है? तुम सब तो बस चावल की बाल्टियां हो, तुम सब कचरा हो, मुझे तुम्हारी जरूरत ही क्या है? सुरू के इस सवाल के बाद सफेद वस्त्रधारी बूढ़े ने गुस्से में फटकार लगाई। हर कोई उस व्यक्ति के गुस्से को महसूस कर सकता था। उस डांट के बाद बड़े ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसके जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। उस व्यक्ति के सामने तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गहरी सांस ले सके, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो सुरू की तरह उससे सवाल पूछे। ये बूढ़ा आदमी, क्या ये कुछ ज्यादा ही अतिवादी नहीं है? ये 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान तो पहले से ही एक भ्रम जैसा था, और उसके द्वारा रचे गए मंत्र भी इसे पकड़ नहीं पा रहे थे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब प्रकट होगा? सुरू ने गुस्से से कहा। थोड़ा शांत रहो, हमारे एजो ड्रैगन स्कूल के लिए इस व्यक्ति को पाना बहुत मुश्किल था। सिर्फ हम ही नहीं, संप्रदाय प्रमुख को भी अत्यंत सम्मान दिखाना पड़ा। हम इस व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकते, ओयांग ने सुरू को समझाते हुए कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को नाराज न कर दे।
मुझे लगता है कि उसने दिखावे के लिए ही एजियो ड्रैगन स्कूल में दाखिला लिया है। 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के खजाने की खोज करना ही उसका असली मकसद होगा। सूरू ने ठंडे लहजे में कहा और इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में खजाने थे, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थी। आज जो भी इसमें प्रवेश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसकी सच्चाई या झूठ की पुष्टि नहीं की जा सकती। 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान पहले से ही एक खतरनाक जगह के रूप में देखा जाता है और हर कोई इसे लेकर चिंतित है। अगर झूठे इस 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान को भेज सकता है तो खजाने उसे मिल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। बस डर लग रहा है कि वह इसके लिए तैयार नहीं होगा। सूरू ने अपने होंठ सिकुड़े। लड़की, एक वाक्य कम बोलो। जिद्दी सूरू के सामने ओयांग स्पष्ट रूप से बेबस थी। हाँ, क्या विंग्स अलायंस ने उस लड़के को आमंत्रित किया था? उस लड़के ने तो मेरा सिर ही खराब कर दिया। मैंने सुमेई को कहते सुना कि उसने निमंत्रण ठुकरा दिया। चू फैन का नाम सुनते ही सूरू ने आह भरी। ओह, ओयांग का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये लड़का काफी दिलचस्प है। चू फैंग अपने निवास पर लौटा और सबसे पहले उसने आराम से स्नान किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और रास्ते में कदम रखने से पहले ही चू फैंग के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। ये है। अपनी छाती को देखते हुए चू फैंग की निगाहें झपकी और उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया, क्योंकि उसकी छाती पर एक विचित्र आकृति उभर आई थी। विचित्र होने का कारण यह था कि वह आकृति अनगिनत प्रतीकों से बनी थी। हर प्रतीक ऐसा लग रहा था मानो जीवित हो। वे चू फैंग की त्वचा में इधर उधर घूम रहे थे और यह बेहद भयावह था। चू फैंग ने अपने हाथ से अपनी छाती को कई बार जोर से रगड़ा और उन अजीबोगरीब आकृतियों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वे प्रतीक उसकी त्वचा के नीचे बसे हुए थे और उनसे छुटकारा पाने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। अपनी त्वचा पर इधर उधर तैरते उन घने प्रतीकों को देखकर चू फैंग अतुलनीय रूप से उदास हो गया, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मैं 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के अभिशाप से छुटकारा नहीं पा सका हूँ। अचानक चू फैंग ने राहत भरी मुस्कान दी। वह जानता था कि यह 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान की छोड़ी हुई निशानी है। चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी, वर्तमान में वह दोनों ही स्थिति में असहाय था, इसलिए वह इसे भाग्य पर ही छोड़ सकता था। चूंकि वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चू फैंग ने इस बारे में और सोचना बंद कर दिया। उसने सोचा कि चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए वह नहाने के लिए बाथटब में कूद गया और अपने वर्तमान जीवन का आनंद लेने लगा। समय बीतता गया और पलक झपकते ही कई दिन गुजर गए। इन कुछ दिनों में चू फैंग ने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। वह 3 गर्जना शैलियों की तीसरी शैली का अध्ययन करने के अलावा आध्यात्मिक औषधि का अभ्यास कर रहा था। कुछ ही दिनों में चू फैंग एक धनी व्यक्ति से कंगाल हो गया, लेकिन सौभाग्य से उसका दांतियान काफी हद तक भरा हुआ था और उसके अनुमान के अनुसार एक और आध्यात्मिक मन का प्राप्त करने के बाद वह एक बार फिर से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता था। लेकिन आध्यात्मिक औषधि की खोज साल में केवल एक बार होती थी और आध्यात्मिक मन का एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि थी। अगर वह सुमेई पर निर्भर न होता तो चू फैंग को ऐसा सौदा कैसे मिल पाता? इसलिए वह ये भी जानता था कि दोबारा सफलता प्राप्त करना आसान नहीं था। उन्हें पता भी नहीं चला और चू परिवार के मिलन समारोह का दिन भी आ गया। उस दिन 3 परिचित लोग मिलने आए। चू यू, चू जू, चू वे। बाहर तीनों लोगों को देखकर चू फैंग थोड़ा चौंक गया। चू युए का आना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चू जू और चू वे भी आ सकते हैं। चू फैंग, सभा का समय लगभग आ गया है, हमारे साथ आओ, हम साथ लौटेंगे, चू युए ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, चू फैंग ने थोड़ी झिझक के साथ चू वे और चू जू की ओर देखा। चू फैंग, चलो साथ चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चू जू ने भी कहा और उसकी आंखों में ईमानदारी के साथ साथ गहरा अफसोस भी झलक रहा था। चू फैंग, हमसे कुछ बातें गलत समझी गई होंगी, लेकिन अंततः हम परिवार हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अतीत को अपने दिल में नहीं बसाओगे। चू वे भी मुस्कुरा रहा था और उसकी आवाज में अपनी गलती स्वीकार करने के कुछ संकेत थे। चू फैंग ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर भी कहा, ठीक है। चू फैंग संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था, वरना वह उस दिन चू जू की जान नहीं बचाता। वैसे भी वह चू परिवार में वापस जाने की योजना बना रहा था, इसलिए रास्ते में चू यू से बातचीत कर लेना बुरा नहीं था। वे एजियो ड्रैगन स्कूल के द्वार पर पहुंचे और सचमुच चू परिवार के सदस्य वहां चू फैंग का इंतजार कर रहे थे। चू फैंग को देखते ही उनकी निगाहों में पुरानी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उनके भावों में थोड़ा और सम्मान था, और उस सम्मान के साथ साथ कुछ शर्मिंदगी और लज्जा भी थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन कई लोगों को मन ही मन यकीन था कि चू फैंग ही वह क्रूर व्यक्ति था जिसने 40 भयंकर राक्षसों का संहार किया था। उसे विंग्स एलायंस का भी समर्थन प्राप्त था, तो भला वे चू फैंग को इस हालत में कैसे नाराज करने की हिम्मत कर सकते थे? चू फैंग ने उनके इस बदलाव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार चू फैंग अपने दिल में खुद को चू परिवार का सदस्य ही मानता था। अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध रखना स्वाभाविक रूप से उसकी दिली इच्छा थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि उनकी ताकत ही उनके रवैये में बदलाव का कारण थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? आखिर दुनिया ऐसी ही है, चाहे परिवार ही क्यों न हो, बड़ों और कनिष्ठों में ताकत के आधार पर ही विभाजन होता है। एजियो प्रांत के मध्य क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ था, जिसे झुका हुआ पहाड़ कस्बा कहा जाता था। चू परिवार इस कस्बे का अधिपति था, क्योंकि दर्जनों मील के भूभाग और संसाधनों पर उनका नियंत्रण था। चू परिवार के भव्य द्वार उनकी आंखों के सामने थे। तेज गति से घोड़े आए और कई प्रभावशाली युवा लड़के लड़कियां नीचे उतरे। वे चू फैंग और एजियो ड्रैगन स्कूल के अन्य सदस्य थे। देखो, चू परिवार के युवा उस्ताद लौट आए हैं, बैंगनी रंग के वस्त्र, ये तो एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतरी दरबारी शिष्यों के प्रतीक है ना? बहुत बढ़िया, ये वाकई चू परिवार से हैं। बिल्कुल सही, मार्शल कला के मार्ग पर प्रतिभा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कस्बे के पूर्वी हिस्से के मुखिया बूढ़ी यान ने अपने पोते को एजियो ड्रैगन स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, लेकिन पूरे 10 साल बाद भी वह मार्शल कला के केवल पहले स्तर पर ही था। उसकी तुलना चू परिवार के युवा गुरुओं से बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऐसा शायद न हो, मैंने सुना है कि चू परिवार में चू फैंग नाम का एक व्यक्ति है और वह आज भी दरबारी शिष्य है। क्योंकि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं था, इसलिए वह कई वर्षों से घर नहीं लौटा। तो फिर आपको पूरी बात नहीं पता। हालांकि चू फैंग को युवा स्वामी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन तकनीकी रूप से वह चू परिवार का हिस्सा नहीं है। उसे चू युआन ने चुना था, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिभा अन्य युवा स्वामियों के बराबर न हो।
चुप रहो, तुम यूं ही इसके बारे में बात नहीं कर सकते, वरना अगर तुमने चू युआन को इसके बारे में बता दिया तो तुम्हारा दुर्भाग्य हो जाएगा। चू फैंग और अन्य लोगों के आगमन ने कस्बे के अनगिनत नागरिकों को आकर्षित किया। जो लोग मार्शल आर्ट से अछूते थे, उनके लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला हर व्यक्ति उनका आदर्श था। युवा उस्तादों, आप वापस आ गए हैं। आंगन में प्रवेश करने के बाद चू परिवार के सभी नौकरों ने उन्हें घेर लिया और साथ ही इसने चू परिवार की युवा पीढ़ी के कई लोगों को आकर्षित किया। चू परिवार में कई युवा थे, लेकिन वे सभी अलग अलग प्रकार के स्कूलों में पढ़ते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि ये जो ड्रैगन स्कूल के लोग वापस आ गए हैं, तो अन्य स्कूलों के सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि चू वे, चू यू और अन्य लोग किस स्तर तक पहुंचे हैं। अरे, क्या ये चू फैंग नहीं है? आखिरकार तुम एजो ड्रैगन स्कूल के भीतरी प्रांगण में प्रवेश कर ही गए। एक तीखी, निर्मम आवाज सुनाई दी और कई युवक युवतियां उधर आ गए। उनमें से सबसे आगे एक सुंदर युवक था। उसका नाम चू शुन था और वह द्वितीय श्रेणी के 1000 पवन विद्यालय का शिष्य था। इस वर्ष उसकी आयु 18 वर्ष थी और वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना कर रहा था। चू परिवार के अधिकांश सदस्यों की तरह वह भी बचपन से ही चू फैंग के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता था। अगर मुझे सही याद है तो आपने भी 15 साल की उम्र में थाउजेंड विन स्कूल के भीतरी प्रांगण में प्रवेश किया था, है ना? चू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन केवल 3 साल के लिए आंतरिक प्रांगण में रहने के बाद मैं आध्यात्मिक जगत के 5वें स्तर तक पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि आप मेरी बराबरी कर सकते हैं? हे 10 साल की उम्र में थाउजेंड विन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन 18 साल की उम्र में ही स्पिरिट क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच पाए। कितनी धीमी प्रगति है, फिर भी इतना घमंड दिखाते हो। क्या तुम इससे बेहतर नहीं हो सकते? तुम मुझे नीचा समझ रहे हो? क्या तुम मुझसे थोड़ी सी लड़ाई करना चाहते हो? चू शुन का चेहरा बहुत ही खराब था और वह सचमुच चू फैंग को सबक सिखाने के लिए बेताब था। तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक भी नहीं हो। चू फैंग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और चू निवास के अंदर और गहराई में चला गया। धिक्कार है, उसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया और इतनी अकड़ किसने दिखाई? बेहतर होगा कि वह परिवार की प्रतियोगिता में हिस्सा न ले, वरना मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। चू फैंग की पीठ की ओर देखते हुए चू शुन गुस्से से दांत पीस रहा था। चू शुन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जाकर चू फैंग को गुस्सा मत दिलाओ। ठीक उसी समय चू चेंग और चू जेन नाम के 2 भाई वहां आ गए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं उसे हरा नहीं सकता? चू शुन और भी गुस्से में आ गया। उसकी हठधर्मिता को देखते हुए चू चेंग और चू जेन ने उस पर ध्यान न देने की जहमत उठाई और अपने निवास की ओर चल दिए। 2 निकम्मे लोग एक साल में ही इतने निर्जीव कैसे हो गए? चू शुन ने उन दोनों को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। वे दोनों बिल्कुल सही हैं। बड़े भाई होने के नाते मैं भी आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा। चू फैंग उतना कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, इसलिए आप इसे जैसे चाहे समझ लें। चू वेई ने भी आगे बढ़कर चू शुन के कंधों पर थपथपाया। उसके बाद चू युए, चू जू, चू गाओ और अन्य लोगों ने भी चू जुन से कुछ बातें कहीं। हालांकि ये बातें बहुत गुप्त रूप से कही गईं, लेकिन इनमें कड़े चेतावनी भरे संदेश थे। ये लोग, क्या है जो ड्रैगन स्कूल में ये सब पागल हो गए हैं? चू युए की तो बात ही छोड़ो, लेकिन चू वेई और बाकी लोग इतने डरपोक क्यों हैं? चू वेई और बाकी लोगों को जाते हुए देखकर चू शुन थोड़ा हैरान रह गया। हाँ, बिल्कुल, क्या चू वेई और चेन जेन भाइयों ने ही चू फैंग को सबसे ज्यादा परेशान नहीं किया था? और वो चूजू भी, उनका क्या हुआ? उसी समय चूजुन के पीछे खड़े लोगों के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। वे समझ नहीं पा रहे थे। पिछले साल चू वेई और बाकी लोग लगातार चू फैंग को अपमानित करते रहे। उन्होंने चू फैंग की हर बुरी बात को एजो ड्रैगन स्कूल में उजागर कर दिया। अचानक उन सब में इतना बदलाव क्यों आ गया? चू परिवार के एक विशेष छात्रावास में एक अधेड़ उम्र का पुरुष और एक युवक बैठे थे। उस युवक ने सफेद वस्त्र पहन रखा था। उसका चेहरा आकर्षक था और उसके पूरे शरीर से एक विशेष आभा निकल रही थी। वह व्यक्ति चू फैंग का बड़ा भाई था। वह एजो प्रांत के नंबर 1 स्कूल लिंगयुन स्कूल चूगुयू का एक उच्च स्तरीय शिष्य था। जहां तक उस अधेड़ उम्र के पुरुष की बात है, वह चूगुयू और चू फैंग के पिता चू युआन थे। तारानकन क्रीक, तारानकन जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह कसकर बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। किसने कहा कि तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ सकते हो? चले जाओ। जब वह अपने बेटे से खुशी खुशी बातें कर रहा था, तभी एक व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर घुस आया। चू युआन ने गुस्से में मेज पटकी और चिल्लाया, लेकिन जब दरवाजा पूरी तरह खुला और एक दुबली पतली कमजोर आकृति अंदर आई, तो चू युआन का गुस्से वाला चेहरा तुरंत जम गया। हे पिताजी, भाई, चू फैंग ने थोड़ा सा खुजली की और हंसते हुए हॉल में प्रवेश किया। ये दोनों ही उसके सबसे करीबी लोग थे। भाई, तुम हो? चू फैंग को देखकर चूगुयू बेहद खुश हो गया। कुछ कदम चलकर वह चू फैंग के सामने पहुंचा और उसे गले लगा लिया। भाई, आखिरकार तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। भाई, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। चू फैंग ने भी चूगुयू को कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें 5 साल से नहीं देखा। तुम लंबे और ज्यादा आकर्षक हो गए हो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। चूगुयू ने चू फैंग को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। लेकिन मैं अब भी तुम्हारी जितनी लंबी नहीं हूँ, चू फैंग ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी उम्र अभी इतनी ही है। कुछ ही सालों में तुम मुझसे लंबे हो जाओगे। चूगुयू ने प्यार से चू फैंग के सिर पर हाथ फेरा। वापस आने पर तुमने मुझे नमस्कार तक क्यों नहीं किया? चू युआन भी पास आया और उसके चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। हालांकि चू परिवार के सदस्य चू फैंग को चू परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन चू युआन के दिल में चू फैंग उसका बेटा था और चूगुयू से कम नहीं था। चू फैंग के बैंगनी वस्त्र को देखकर चू युआन ने फिर पूछा, तुम भीतरी प्रांगण में प्रवेश कर चुके हो? चू फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरा बेटा चू फैंग उतना बुरा नहीं था। चू युआन जोर से हंसा और उसकी हंसी में असामान्य रूप से खुशी झलक रही थी। तीनों ने 5 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था और उनके पास कहने के लिए अनगिनत बातें थी। उन्होंने लगभग आधा दिन बातें की और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। श्री चू युआन, गुरुजी ने आपको और युवा गुरुजी गुयू को बुलाया है। दोपहर होते होते घर के बाहर से एक आवाज आई। यह आवाज चू परिवार के एक प्रतिष्ठित मंत्री मुख्य झाओ की थी। हालांकि वे चू परिवार के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनका पद बहुत ऊंचा था। इसलिए उसी क्षण चू फैंग, उनके भाई और उनके पिता निवास से बाहर निकले। चीफ झाओ, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हमें वहां जाने के लिए क्यों कहा है? चू युआन ने विनम्रतापूर्वक पूछा।
यह पारिवारिक मिलन समारोह है। चू परिवार के सभी सदस्य वहां गए हैं। सफेद बालों वाले मुखिया झाओ ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। ठीक है गुयू फैंग चलो चलते हैं। चू युआन ने चू गुयू और चू फैंग की ओर देखा और फिर चू परिवार के सम्मेलन कक्ष की ओर चलने की तैयारी करने लगा। नोट एर का अर्थ पुत्र हो सकता है, लेकिन जब इसे नाम के पीछे जोड़ा जाता है तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता सिवाय एक करीबी रिश्ते के संकेत और एक रिक्त स्थान भरने वाले अक्षर के रूप में। केवल फैंग की तुलना में फैंग एर थोड़ा बेहतर लगता है। श्री चू युआन, गुरुजी ने सिर्फ आपको और युवा गुरुजी गुयू को जाने के लिए कहा है। जैसे ही वे जाने वाले थे झाओ ने उन्हें रोक दिया। ये क्या है? ये सुनकर चू गुयू को बहुत गुस्सा आया। मुखिया झाओ काफी शांत थे और उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही गुरु का अर्थ है। मैं तो बस यही बात फैला रहा हूँ। उस क्षण न केवल चू गुयू का बल्कि चू युआन का चेहरा भी बेहद विकृत हो गया था। उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक बैठक है, लेकिन उन्होंने चू फैंग को नहीं बुलाया। इसका अर्थ स्पष्ट था। पिताजी, भाई आप दोनों जल्दी जाइए, दादाजी को नाराज मत कीजिए। ठीक उसी समय चू फैंग मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कान बेहद शांत थी और उसके भावों पर जरा भी असर नहीं पड़ा था। चू परिवार में इतने सालों तक रहने के बाद उसे ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी। चू फैंग को उस हालत में देखकर चू युआन का दिल मानो किसी चाकू से मरोड़ दिया गया हो। उसे ये भी महसूस हुआ कि वह एक योग्य पिता नहीं है और उसने चू फैंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, फैंग मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगली पारिवारिक बैठक में आप जरूर शामिल होंगी। इतना कहकर चू युआन चू गुयू के साथ सम्मेलन कक्ष की ओर चल पड़ी। 9वां स्तर आध्यात्मिक क्षेत्र। चू फैंग बेहद खुश था। उसने अभी अभी चू युआन के शरीर में आभा का एक सूत्र प्रवाहित किया था और उसे 9वें स्तर की आभा का अनुभव हुआ। चू फैंग इसका मतलब समझ गया था। चू परिवार में बुजुर्ग पीढ़ी को छोड़कर कोई भी आत्मा के 9वें स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए चू युआन के पास इस पद के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। 9वां स्तर आत्मा का लोक। बस एक और कदम आगे बढ़ने पर उत्पत्ति के लोक में प्रवेश किया जा सकता है। उत्पत्ति लोक में आप आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करते थे, आप उत्पत्ति शक्ति का उपयोग करते थे। ये एक ऐसी शक्ति थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक थी, एक ऐसा क्षेत्र जो आत्मा के क्षेत्र से कहीं आगे था। चू परिवार के वर्तमान स्वामी चू युआन बा उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। चू युआन इस उम्र में ही आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। उत्पत्ति स्तर तक की दूरी केवल एक धागे की चौड़ाई जितनी थी, इसलिए चू फैंग उसके लिए वास्तव में खुश और उत्साहित था। श्री चू युआन, कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर भागा आया। चाचा झांग, क्या हुआ? चू फैंग ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह चू परिवार के नौकरों में से एक था। क्या आप युवा स्वामी चू फैंग हैं? चू फैंग को देखते हुए झांग के चेहरे पर एक अलग ही भाव प्रकट हुआ। जब चू फैंग ने चू परिवार छोड़ा था तब वह केवल 10 साल का बच्चा था। 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था, लेकिन झांग को अब भी चू फैंग की कुछ पहचान थी। हाँ, मैं ही हूँ। चू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। युवा स्वामी चू फैंग, पहाड़ के पीछे अयस की खान में भयंकर जानवर प्रकट हुए हैं। झांग ने घबराकर कहा। भयंकर जानवर? चू फैंग का दिल घबरा गया और वह बिना सोचे समझे उड़ती हुई गति से पीछे के पहाड़ की ओर भागा। चू परिवार के पहाड़ के पीछे स्थित अयस खदान चू परिवार के लिए आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था, लेकिन अयस खदान में काम करने वाले खनिक अधिकतर आम नागरिक थे। यदि उनमें से कुछ को मार्शल आर्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान भी था तो उनकी क्षमता बहुत कम थी। भयंकर जीव, चू फैंग ने उन्हें पहले भी देखा था। चाहे वह सबसे कमजोर प्रथम श्रेणी का भयंकर जीव ही क्यों न हो, वे खनिक उनका सामना नहीं कर सकते थे। चू फैंग ये सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर खनिकों का सामना भयंकर जीवों से हुआ तो क्या होगा। लेकिन चू फैंग के जाते ही झांग के चेहरे के कोने एक मुस्कान में बदल गए क्योंकि उसकी साजिश सफल हो गई थी। चाचा झांग, आपके काम के लिए धन्यवाद। चू फैंग के जाने से पहले चू शुन पास आया और झांग को कुछ चांदी के सिक्के दिए। हे, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, झांग ने चांदी के सिक्के लेते हुए कहा। युवा स्वामी चू शुन, भयंकर जानवर हमेशा पहाड़ के पीछे गहरे इलाकों में रहते थे, आप उन्हें खानों के पास कैसे ले आए? यह एक रहस्य है युवा स्वामी चू शुन, ये वाकई एक बढ़िया तरीका है, लेकिन वे भयंकर जानवर और भी ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते जा रहे हैं और जैसे जैसे वे पास आते जा रहे हैं उनका खौफ बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए। खदानों के पास देखे गए उन भयंकर जानवरों के बारे में सोचते ही झांग के रोंगटे खड़े हो गए। डरने की क्या बात है, सबसे ताकतवर लोग भी तीसरे रैंक से आगे नहीं बढ़ पाते और चू फैंग ने तो एजो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक प्रशिक्षण लिया है। अगर वह कुछ भयंकर जानवरों का भी सामना नहीं कर सकता तो बेहतर है कि वह मर जाए। चू शुन ने ठंडी सांस ली। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि चू फैंग को थोड़ी तकलीफ हो, भला वह जाकर उसे कैसे बचा सकता था। लेकिन युवा स्वामी चू शुन, अगर चू फैंग के साथ सचमुच कुछ हो जाता है और अगर श्री चू युआन इसकी जांच करते हैं तो मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं होगा। झांग अभी भी थोड़ा चिंतित था। ठीक है, हम जाकर देखते हैं। कुछ सोचने के बाद चू शुन को लगा कि झांग गलत नहीं था। अगर चू फैंग मर गया तो मर गया, लेकिन अगर चू युआन को पता चला कि चू फैंग की मौत उससे जुड़ी है तो यह अच्छा नहीं होगा। चू शुन और झांग जैसे ही पिछले पहाड़ में दाखिल हुए और खदानों तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा कि चू फैंग खनिकों के एक विशाल समूह से घिरा हुआ है और वे दोनों की ओर बढ़ रहे हैं। खनिकों के पास कुछ विशालकाय राक्षस भी थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे भयंकर जानवर थे। युवा स्वामी चू शुन, आप यहाँ आ गए हैं। वे भयंकर जानवर बहुत डरावने थे, लेकिन सौभाग्य से युवा स्वामी चू फैंग समय पर आ गए, वरना मैं अंजाम की कल्पना भी नहीं कर सकता था। चू जुन को देखकर कई खनिक डर के साए में दौड़कर उसके पास आ गए। ओह, तभी चू शुन को पता चला कि कुल 9 भयंकर राक्षस थे, 5 प्रथम श्रेणी के, 3 द्वितीय श्रेणी के और 1 तृतीय श्रेणी का। वे भयंकर जानवर उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि चू फैंग को उनसे निपटना नहीं चाहिए था। क्या ये संभव था कि चू फैंग पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच चुका था? लेकिन अगर चू फैंग के पास चौथे स्तर की ताकत भी होती तो भी इतने कम समय में इतने सारे भयंकर जानवरों को खत्म करना संभव नहीं था, है ना? चू शुन, धन्यवाद। जब चू शुन असमंजस की स्थिति में था तो चू फैंग ने उसे देखकर मुस्कुराया और उस मुस्कान में वास्तव में कृतज्ञता के कुछ अंश छिपे हुए थे।
उस क्षण चूशुन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके मन में अनजाने में एक बेचैनी सी दौड़ पड़ी और बिना सोचे समझे वह तेजी से यस्की खान की ओर भागा। युवा स्वामी चूफैन, क्या आपने इन सभी को मार डाला? झांग ने उन भयंकर जानवरों को देखा जो सांस नहीं ले रहे थे और उसे ये अविश्वसनीय लगा। उसने साफ सुना था कि चूफैंग एक निकम्मा योद्धा था जो कई सालों से दूसरे स्तर पर ही अटका हुआ था। अगर वह एजो ड्रैगन स्कूल के भीतरी प्रांगण में भी प्रवेश कर लेता तो भी ज्यादा से ज्यादा तीसरे स्तर पर ही होता। इतनी तेज गति से वह इतने सारे भयंकर राक्षसों को कैसे मार सकता था? तो क्या हुआ? चूफैंग ने अपनी मुस्कान छुपाई और झांग की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहले जैसी कोमलता तो नहीं थी ही, बल्कि कुछ ठंडे इरादे भी झलक रहे थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। चूफैंग की इस तरह घूरती निगाहों को देखकर झांग डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया और उसके माथे से पसीना बहने लगा। चाचा झांग, आप इतने लंबे समय से चू परिवार में हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप और अधिक भ्रमित क्यों होते जा रहे हैं? याद रखो, एक सेवक के रूप में जो चीजें तुम्हें माननी चाहिए उन्हें मांगो, जो चीजें तुम्हें नहीं माननी चाहिए उन्हें मत मांगो, जो चीजें तुम्हें करनी चाहिए उन्हें करो, जो चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए उन्हें न करना ही बेहतर है। चू फैन के शब्दों में गहरे अर्थ छिपे थे और डर के मारे झांग का चेहरा पीला पड़ गया था। वह उस क्षण कुछ बोल नहीं सका और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसे इस हालत में देखकर चू फैंग ने ठंडी मुस्कान दी। इससे साबित हो गया कि उसके मन में जो अनुमान था वह सही था। युवा स्वामी चू फैंग, हमें इन खूंखार जानवरों का क्या करना चाहिए? क्या हम इन्हें चू निवास पर वापस ले जाएं? दर्जनों खनिकों ने उन्हें घेर लिया। सिर्फ कुछ खूंखार जानवरों के लिए घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस इन्हें घर ले आओ और खा लो। चू फैंग ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और चू के घर की ओर चल पड़ा। धन्यवाद युवा स्वामी चू फैंग, खनिक खुशी से झूम उठे। भयंकर जीव ऐसे विचित्र राक्षस थे जिनका अभ्यास किया जा सकता था। हालांकि उनका बाहरी कवच इस्पात जितना मजबूत था, उनका मांस बेहद स्वादिष्ट था। कहा जाता था कि इसे खाने से न केवल शरीर को शक्ति मिलती थी बल्कि उम्र भी बढ़ जाती थी। ऊपर से नीचे तक सब कुछ अनमोल था और ये काफी महंगा था। लेकिन चू फैंग ने उन्हें इतने कीमती खूंखार जानवर दिए थे, भला वे खुश क्यों नहीं होते? और जब उन्होंने अपनी आंखों से चू फैंग को निहत्थे हाथों पलक झपकते ही सभी खूंखार जानवरों को मारते हुए देखा तो खनिकों का चू फैंग के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। खानों के पास चूशुन उस जगह पर पहुंचा जहां उसने सबसे पहले भयंकर जानवरों को देखा था। वहां किसी को न देखकर वह एक विशाल पेड़ के पास गया और ऊपर की ओर छलांग लगाई। जब वह नीचे गिरा तो उसके हाथों में एक अतिरिक्त लकड़ी का बक्सा था जिसमें छोटे छोटे छेद थे। शिक्षक बिल्कुल सही थे, ये चीज खूंखार जानवरों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वे इस डिब्बे को ढूंढ नहीं सकते। खूंखार जानवरों को लुभाने के लिए यह वाकई एक बढ़िया चीज है, लेकिन गहरे पहाड़ों में छिपे भयंकर जानवरों को आकर्षित करने के लिए आध्यात्मिक मन के अलावा सामान्य आध्यात्मिक चिकित्सा वास्तव में कारगर नहीं हो सकती। इतना कहते ही चूशुन ने लकड़ी का बक्सा खोला, लेकिन जैसे ही उसने बक्सा खोला उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसे ये देखकर गहरा सदमा लगा कि जिस बक्से में आध्यात्मिक मन का रखा था वह खाली था। ये सब कैसे हुआ? आध्यात्मिक मन का कहाँ है? चूशुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। लकड़ी का बक्सा तो उसके गुरु ने उसे विरासत में दिया था, लेकिन आध्यात्मिक मन का उसके पिता ने अत्यंत उच्च कीमत पर खरीदा था। उसके पिता इसका उपयोग आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर में प्रवेश करने के लिए करना चाहते थे। अगर उसके पिता को पता चल जाता कि उसकी वजह से आध्यात्मिक मन का खो गया है तो उसके पिता निस्संदेह उसकी खाल उतार देते। क्या ऐसा था? अचानक चूशुन को वो दृश्य याद आ गया जिसमें चू फैंग ने उसे धन्यवाद दिया था और उसे अचानक कुछ समझ आ गया। लकड़ी के बक्से को पकड़े हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, चू फैंग, मेरा तुमसे हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी समय चू फैंग अपने कमरे में लौट आया। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी जेब से एक मनका निकाला जिसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। चूशुन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी लंबी यात्रा करने और इतनी मेहनत करने के बाद आपने ये सब सिर्फ मुझे ये खजाना देने और छठी स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए किया। हाँ, आप बड़े भाई के रूप में वाकई बहुत उदार हैं। चूशुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि चू फैंग के पास आध्यात्मिक शक्ति है। लकड़ी का बक्सा भले ही भयंकर जानवरों की सूंघने की शक्ति को भ्रमित कर दे, लेकिन चू फैंग की आध्यात्मिक शक्ति को भ्रमित नहीं कर सकता। चू फैंग के पहुंचते ही उसने तुरंत उस लकड़ी के बक्से को खोज लिया जिसमें आध्यात्मिक मन का था और उसने ये निर्धारित किया कि यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक जाल था। पहाड़ से नीचे उतरते समय चूजुन और झांग के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर चू फैंग को और भी यकीन हो गया कि वे दोनों मिलकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहेंगे और खुद ही इसका खामियाजा भुगतेंगे। गटक पेट में प्रवेश करते ही आध्यात्मिक मन का तुरंत विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, लेकिन विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलने का मौका मिलने से पहले ही उसे दांतियान द्वारा सोख लिया गया। उसी क्षण चू फैंग को अपने दांतियन से भूखे भेड़िए जैसी चबाने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। जब वह आवाज गायब हुई तो उसके दांतियान में एक बड़ा बदलाव आया। 9 बिजली के राक्षस दहाड़े और एक बार फिर रूप बदल गए। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दांतियान से निकली और उसने चू फैंग के शरीर के हर हिस्से को भर दिया। छठा स्तर आध्यात्मिक क्षेत्र। चू फैंग ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। जो व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर में प्रवेश कर लेता है उसे तो प्रतिभावान ही माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति 2 महीने से भी कम समय में दूसरे स्तर से छठे स्तर तक पहुंच जाता है उसे केवल एक ही शब्द में वर्णित किया जा सकता है, अद्भुत। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही चू परिवार के मिलन का दिन आ गया। ये तथाकथित सभा महज चू परिवार के भीतर का सम्मेलन नहीं थी, ये बाहरी दुनिया के सामने चू परिवार की ताकत का प्रदर्शन भी था। लीनिंग माउंटेन टाउन के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में भारी भीड़ थी। यह न केवल शहर के धनी लोगों को देखने के लिए आकर्षित करता था बल्कि आसपास की कई शक्तियों को भी आकर्षित करता था। इन बाहरी शक्तियों में से कुछ निमंत्रण लेकर आए थे, कुछ प्रशंसा के कारण आए थे, लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही था और वह था चू परिवार की वर्तमान शक्ति को देखना। इसलिए जब चू परिवार के मुख्य सदस्य प्रकट हुए तो माहौल में तुरंत ही चरम सीमा तक उत्साह भर गया। देखिए, ये चू परिवार के मुखिया चू युवा नबा हैं। सबकी निगाहें सबसे पहले उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो सबसे आगे चल रहा था। हालांकि वह काफी बूढ़ा था, लेकिन उसकी पीठ बाघ जैसी और कमर भालू जैसी मजबूत थी।
उसके चलने से हवा तेज हो गई और उसकी बर्फ जैसी सफेद तलवार जैसी भौं के नीचे से एक प्रभावशाली लहर छुपी हुई थी, जिससे लोगों में कुछ डर सा पैदा हो गया। वह व्यक्ति चू फैंग और अन्य लोगों के दादा चू परिवार के मुखिया चू युवानबा थे। चू परिवार में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने उत्पत्ति क्षेत्र में कदम रखा था। चू युवानबा के पीछे चू परिवार के 6 बेटे हैं, है ना? उन सभी का व्यक्तित्व वाकई असाधारण रूप से प्रभावशाली और भव्य है। मुझे आश्चर्य है कि परिवार का नया मुखिया कौन होगा। इतनी जल्दी क्या है? मैंने सुना है कि आज चू परिवार की सभा में वे आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करेंगे और नए गुरु का चयन भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि आज का दिन काफी दिलचस्प होने वाला है। आज के चू परिवार के मिलन समारोह के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में सोचते ही सभी लोग अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे थे।